बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं सच सवेरा और मैं हूँ हुमार सलान। उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे, मज़े में होंगे और इस खुशगवार सुबह को एंजॉय कर रहे होंगे। आपकी सुबह को मज़ीद खुशगवार, खूबसूरत और मज़ेदार बनाने के लिए हम आपके साथ मौजूद हैं। हमेशा की तरह कुछ डिफरेंट से टॉपिक्स लेकर आए हैं और आज जिस टॉपिक पर हम सबसे पहले बात करना चाह रहे हैं वो जो है वो बहुत अहमियत का हामिल है और उस पर बात करना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बाज़ औक़ात ऐसी चीज़ें होती हैं जिनको हम इग्नोर कर रहे होते हैं, जिनको हम कंसीडर नहीं कर रहे होते या जिनकी अहमियत को हम उस तरह से उजागर नहीं कर पाते कि जैसे करनी चाहिए। उन्हीं में से एक है मौसमियाती तब्दीली। जब भी मौसम में कोई तब्दीली आती है, कोई फ्लक्चुएशन आती है, तो हम उसको असरअंदाज होने से रोक नहीं पाते, लेकिन हम उसको कंसीडर नहीं करते, हम उसका जिक्र नहीं करते, उसका तस्करा नहीं करते। ऐसा क्यों होता है, इस पर आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे और बिलखुसूस ये बात होगी कि ये मौसमियाती तब्दीली जो है ये कैसे हमारे मिजाज पर असरअंदाज होती है, इससे मिजाज में क्या तब्दीली रोनुमा होती है और एक इंसान अपने मिजाज पर कंट्रोल कैसे कर सकता है, कितना ज़रूरी है उसके लिए कि वो तमाम फैक्टर्स उन पर गौर किया जाए, उन पर काम किया जाए, उनके लिए कोई ना कोई एफर्ट की जाए जो कि उसके मिजाज पर असरअंदाज होते हैं, जिनमें से एक ये मौसम का बदलना है। जब मौसम बदलता है तो डेफ़िनेटली हमारा मिजाज बदलता है। इसको कंट्रोल करना, इसमें हम आहंगी पैदा करना, इसके लिए हमें क्या एफ़र्ट्स करनी है, क्या इक़दामात करने हैं और किस तरह से इसके लिए अंडरस्टैंडिंग डेवलप करनी है, इस पर आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे। जहां हम जो है वो मिजाज के हवाले से बात करेंगे, वहीं इंसानी सेहत को भी डिस्कस करेंगे कि इंसानी सेहत पर इसके क्या असरात मुरतब होते हैं। इंसानी मिजाज के हवाले से तो हम जानेंगे कि मौसम के बदलने पे इंसानी मिजाज चेंज होता है, लेकिन क्या इंसान की सेहत भी इससे बदलती है? और अगर मिजाज जो है वो चेंज हो रहा है तो क्या उसका डायरेक्ट असर हमारी सेहत पर पड़ रहा है या नहीं, इसको भी आज के प्रोग्राम में हम डिस्कस करने जा रहे हैं। जबकि आज का जो हमारा दूसरा टॉपिक है वो भी इसी से रिलेट करता है। जब हम सेहत की बात करते हैं तो डेफिनेटली हम जिस्मानी सेहत को भी डिस्कस करते हैं, जहनी नशोनुमा को भी डिस्कस करते हैं और इन दोनों को बेहतर बनाने के लिए जो एफ़र्ट्स करनी है, जो तरीक़ेकार अपनाना है, जो प्रैक्टिसेस करनी है, इनके लिए अपने लाइफस्टाइल को कितना ग्रूम करना है या कितना चेंज करना है, इस पर भी जो है वो हमेशा हम बात करते हैं। तो आज हम ये जानेंगे कि जहां मौसम की तब्दीली असरअंदाज होती है हमारी सेहत पर, हमारे मिजाज पर, वहीं हम ये भी जानेंगे कि ग़िज़ा का इस्तेमाल जो है वो किस तरह से असरअंदाज होता है हमारी सेहत पर, या सेहत को बेहतर बनाने में ग़िज़ा का बेहतरीन इस्तेमाल किस तरह से किया जा सकता है, अपनी खुराक को कैसे कंट्रोल किया जा सकता है और इसके लिए हमने किस तरह से प्लानिंग करनी है, बच्चों के हवाले से भी, बड़ों के हवाले से भी और स्पेशली ख़वातीन के हवाले से। अक्सर वो ख़वातीन जो अपने बच्चों के लिए बहुत एफ़र्ट्स कर रही होती हैं, जो घर के सरबराह के लिए बहुत एफ़र्ट्स कर रही होती हैं कि उनकी खुराक का ख़्याल रखा जाए, उनकी सेहत का ख़्याल रखा जाए, उनकी जिस्मानी सेहत का ख़्याल रखा जाए, उनकी ज़हनी नशोनुमा का ख़्याल रखा जाए, वो अपनी खुराक का ख़्याल नहीं रखती और वो अपने डाइट प्लान्स जो हैं वो लेना या उसको मुरतब करना, उसको प्रिपेयर करना, उसको मैनेज करना भूल जाती हैं। तो आज ये ख़वातीन जो हमारा प्रोग्राम देख रही हैं वो भी पार्टिसिपेट कर सकती हैं और पूछ सकती हैं कि वो किस तरह से अपनी ग़िज़ा को बेहतर बना सकती हैं, कौन सी खुराक का इस्तेमाल उनके लिए ज़रूरी है, किन एसेंशियल्स को उन्होंने शामिल करना है अपनी डेली डाइट में, डेली रूटीन में और किन को इग्नोर करना है, इसके हवाले से भी जान सकती हैं। दोनों टॉपिक से रिलेवेंट आप हमारे साथ कुछ शेयर करना चाहें, कुछ पूछना चाहें, जो एक्सपर्ट्स हमारे साथ मौजूद होंगे उनसे कोई सजेशन लेना चाहें तो लाइव कॉल्स के ज़रिए आप भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं। ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो ये प्रोग्राम देख रहे हैं पार्टिसिपेट करना चाहें तो लाइव कॉल करके वो भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं। हमेशा की तरह कुछ मेहमान भी हमारे साथ मौजूद हैं जिनसे गुफ्तगू का आगाज़ होगा, लेकिन जी उससे पहले जहां मौसमियाती तब्दीली आज का हमारा टॉपिक है तो ये जानना बहुत ज़रूरी है कि आज का वेदर हमें क्या इंडिकेट कर रहा है। स्टार्ट लेंगे इस्लामाबाद के वेदर से। मैक्सिमम टेम्परेचर 34, मिनिमम 26 डिग्री सेंटीग्रेड। लाहौर की बात करेंगे, मैक्सिमम टेम्परेचर 35, मिनिमम 27 डिग्री सेंटीग्रेड। रुक करेंगे कराची का, मैक्सिमम टेम्परेचर 34, मिनिमम 29 डिग्री सेंटीग्रेड।
कुछ बात हो जाए पेशावर की, मैक्सिमम टेम्परेचर 36, मिनिमम 27 डिग्री सेंटीग्रेड। कोयटा का अहवाल आपको बताएं, मैक्सिमम टेम्परेचर 35, मिनिमम 19 डिग्री सेंटीग्रेड। जी गिलगित बल्तिस्तान, मैक्सिमम टेम्परेचर 30, मिनिमम 16 डिग्री सेंटीग्रेड। लास्ट में बात करेंगे मुजफ्फराबाद की, मैक्सिमम टेम्परेचर 32, मिनिमम 22 डिग्री सेंटीग्रेड। जी मौसम की सूरत हाल आपने जानी। आज के दोनों टॉपिक्स के हवाले से भी हम आपको बता चुके हैं। जिस टॉपिक पर हम सबसे पहले बात करना चाह रहे हैं वो है मौसमियाती तब्दीली, और ये मौसमियाती तब्दीली हमारे मिजाज पर किस तरह से असरअंदाज होती है, हमारी सेहत को किस तरह से मुतासर करती है। इस पर बात करने के लिए जो मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं उनमें सबसे पहले हमें ज्वाइन करी है महरीन बिलाल। उनको हम वेलकम करते हैं, न्यूट्रिशनिस्ट हमारे मुख्तलिफ प्रोग्राम्स में आती रहती हैं, आप सब उनको जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैं बिल्कुल ठीक हूँ, कैसी हैं महरीन? खैरियत से हैं? महरीन के साथ आज की जो हमारी दूसरी मेहमान है उनको भी वेलकम करते हैं, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हैं सिद्रा अख्तर चौधरी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है सिद्रा? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। सिद्रा के साथ आज की तीसरी मेहमान को भी खुशामदीद कहते हैं, आप सब उनको जानते हैं, मेडिकल हेल्थ प्रोफेशनल हैं, डॉक्टर अनीला रहमान। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है अनीला? खैरियत से हैं? बहुत सारी बातें होंगी जी मौसमियाती तब्दीली के हवाले से, और इसके मिजाज पर क्या असरात हैं उस पर जानेंगे हम अपने तीनों मेहमानों से। आगाज़ करेंगे महरीन से। महरीन क्या कहना चाहेंगे आज के फर्स्ट टॉपिक से रिलेटेड? हुमा मूड का तो बहुत ज़्यादा डेफिनेटली जो है मौसम का मूड पे बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस तो है। जैसे डाइट के बारे में कहा जाता है कि मौसमी खुराकें, ये सर्दियों की खुराकें हैं, ये गर्मियों की खुराकें हैं, तो इसी तरीके से आपके जो डिफरेंट मूड्स होते हैं, वेडिंग सीज़न और वो सारा कुछ, सो डेफिनेटली जो है हमारे ह्यूमन बॉडी पे और हमारे ब्रेन पे उन एक्टिविटीज़ का, बिकॉज हमने बहुत सारे जो अपने ओकेशंस होते हैं, बहुत सारी एक्टिविटीज़ होती है वो सीजनल रखी हुई होती है। जैसे आप देखिए कि मार्च अप्रैल का जब बाहर का मौसम आता है तो एकदम से मौसम चेंज हो रहा होता है, वो सर्दी जा रही है, हर जगह फूल खिल रहे हैं, सो एक नेचुरल सा और एक हर जगह खूबसूरती, वो एक सीज़न आपको खुद ब खुद से ग्लूम कर रहा होता है, आपको फ्रेशनेस की तरफ लेकर जा रहा होता है, हर जगह खूबसूरत रंग बिरंग से फूल होते हैं, वो सारी चीज़ें। फिर अगर आप समर्स की तरफ आ जाएं तो समर्स में ऑटोमेटिकली एक्टिविटीज़ लोगों की दिन लंबे हो जाते हैं, और वो हब्स गर्मी वो सब चीज़ों में बहुत सी ओकेजन्स एक्टिविटीज़ इसलिए नहीं हो रही होती कि जी गर्मी बहुत ज़्यादा है। फिर विंटर्स में वेडिंग्स शुरू हो जाती हैं, सो वो वेडिंग सीज़न, फिर वेडिंग की तैयारियां, सो ये जो ओकेजन्स होते हैं मैं समझती हूँ कि ये ओकेजन्स भी हमारे मूड पे बहुत ज़्यादा जो है वो इन्फ्लुएंस करते हैं। फिर ख़ज़ां के मौसम में एकदम एक उदासी किसी कैफियत होती है, बट यह है कि अगर आप एक स्ट्रॉन्ग माइंड रखते हैं, मैंने ऐसे भी लोग देखे हैं जो कि किसी भी मौसम को अपने ऊपर हावी नहीं करते, वो चाहे कोई भी मौसम हो, अगर आप एक स्ट्रॉन्ग माइंड रखते हैं, अगर आपकी रूटीन है बहुत स्ट्रॉन्ग रूटीन है, आप एक प्रोडक्टिव हर मौसम में अपने लिए प्रोडक्टिविटी निकाल सकते हैं, तो मेरे ख्याल से कोई भी मौसम जो है वो आपको इफेक्ट नहीं करता, और आप हर मौसम में अपने आप को ईजिली एडजस्ट करके और बड़े पॉजिटिवली उसको लेके चल सकते हैं। और डेफिनेटली आप एक चीज़ को जब पॉजिटिवली ट्रीट करेंगे तो डेफिनेटली वो कोई भी मौसम हो, कोई भी हालात हो, वो भी आपको पॉजिटिव ही रिस्पॉन्स देंगे फिर आगे से। और जिस तरह से हम आजकल देख रहे हैं कि मौसम तब्दील हो रहा है, कभी बारिश है, कभी हब्स है, कभी बहुत गर्मी है, कभी लगता है कि अच्छा मौसम है, तो ये मौसम किस तरह से हमारे मिजाज को बदल रहा है, सिद्रा से जानते हैं। सिद्रा क्या कहना चाहेंगे आजकल के मौसम के हवाले से? बिल्कुल ऐसा ही है हुमा कि जब हम देखते हैं कि मौसम का आपके मिजाज के ऊपर क्या असर है, तो हमारे पास एज अ क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट आपको बताते चलें कि जो पेशेंट का इन्फ्लक्स है वो टोटली चेंज होता है मौसमों के एतबार से। अगर आप इसको डिसऑर्डर की शक्ल में देखें तो एक स्पेसिफिक डिसऑर्डर है जिसे सीजनल इफेक्टिव डिसऑर्डर कहते हैं। ये मूड का वो डिसऑर्डर है जो ऐसे लोगों को जो मौसम की तब्दीली को बर्दाश्त नहीं करते और किसी साइकोलॉजिकल डिस्कम्फर्ट का शिकार हो जाते हैं, और फिर वो आगे जाके डिसऑर्डर की शक्ल में चले जाते हैं। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हम एक ऐसे डायलेक्ट में हैं, हम ऐसे खित्ते में हैं जहाँ पे पाकिस्तान में हम चारों मौसमों को एंजॉय करते हैं। अब आप देखें कि दुनिया में ऐसे ममालिक हैं जहाँ पे सिर्फ सर्दी रहती है और जो सूरज का लेवल है वो डिफरेंट है, तो वो लोग ज़्यादातर डिप्रेसिव सिम्टम्स का शिकार रहते हैं। लेकिन पाकिस्तान में चूँकि चारों मौसम है तो यहाँ पे मौसम के जो असरात हैं वो आपके मूड पे खुदा ना खास्ता नेगेटिव पॉइंट ऑफ व्यू से इतने ज़्यादा नहीं है जैसे पूरी दुनिया में है, लेकिन पॉजिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छे हैं। तो हम पेशेंट्स को या क्लाइंट्स को जब भी वो हमारे पास आते हैं, हम उनको ये भी बताते हैं कि आपने हर मौसम के साथ अपने मूड को किस तरीके से लेकर चलना है। ये एक नेचुरल सी आप चीज़ है कि देखें सर्दियों में जैसे जल्दी रात हो जाती है, आप लो
लो फील करते हैं, जो लोग डिप्रेशन का शिकार होते हैं वो ज़्यादा डिप्रेशन में चले जाते हैं, जो लोग स्ट्रेस का शिकार होते हैं वो ज़्यादा स्ट्रेस का शिकार हो जाते हैं, क्योंकि दिन का जो टाइम स्पैन होता है वो इतना नहीं होता कि उसमें वो अपने गोल को अचीव कर सके, तो फिर एंड ऑफ द डे वो डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं। तो जो सीजनल अफेक्टिव डिसऑर्डर है या मूड के इंसान की जो पर्सनैलिटी के ऊपर असर है, उसके एटीट्यूड और उसके बिहेवियर के ऊपर असर है, ये आजकल का जो साइंटिफिक वे जो अगर है साइंटिफिक पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखें तो ये एक बहुत बड़ा यानी कि एक रिसर्च टॉपिक बनता चला जा रहा है कि इंसान का माहौल तो उसके ऊपर असर रखता ही है, लेकिन ऐसे ही उसका जो क्लाइमेट है और दिन ब दिन जो हम देख रहे हैं कि पूरी दुनिया में मौसमियाती तब्दीलियाँ आ रही हैं और कहीं पे तो ज़्यादातर ऐसी हैं जो नेगेटिव हैं, सही, और जो हमारे मौसम को नुकसान पहुंचा रही हैं, उसका भी इंसान के ऊपर और इसके अलावा जानवरों की नफ्सियात के ऊपर बहुत गहरा असर है। कि जब हम देखते हैं कि ऑस्ट्रेलिया में आग लग गई है या कहीं पे फ्लड आ गया है या कहीं पे अर्थक्वेक आ गया है, तो उसकी वजह से वो पूरी जो इको सिस्टम है वो मुतासिर होता है। तो ये जो मौसम है ये सिर्फ इंसानों के ऊपर असरअंदाज नहीं होते, ये जानवरों पे भी असरअंदाज होते हैं, ये हर जानदार पे असरअंदाज होते हैं, हर जो कहना चाहिए कि फूल पत्ते इंसान सब लोग इसके अंदर शामिल है, सब चीज़ें इसके अंदर शामिल हैं। तो ये जो टॉपिक है ये आज से पहले कभी भी हमने शायद इसको मीडिया पे सुना ही नहीं होगा, इतना यूनिक हमारा टॉपिक है। और यहाँ पे आज ये भी आपको बताएंगे कि बहुत से जो साइकोलॉजिकल क्लाइंट्स हैं, पेशेंट है, वो इस टॉपिक को लाजमी सुने क्योंकि ये उनसे बहुत ज़्यादा एसोसिएटेड है। अच्छा, वैसे भी कहा जाता है ना, लोगों को अक्सर औकात मुहावरतन कहा जाता है या तंजिया कहा जाता है कि मौसम की तरह तुम बदल जाते हो, तुम्हारा मिजाज तो मौसमी है, पता नहीं चलता कब क्या हो जाए। तो ये बात एग्जिस्ट करती है? बिल्कुल ऐसा ही है हुआ कि जब हम देखते हैं हमारे पास जितने भी पेशेंट्स आते हैं, क्लाइंट्स आते हैं, वो लोग ये कहते हैं कि जी हम इसको मेडिसिन दे रहे थे तो जैसे ही ये मौसम तब्दील हुआ ये दोबारा से ज़ीरो पे चला गया। तो फिर हम उनको पूरा गाइड करते हैं कि जैसे ही मौसम तब्दील होगा ये दोबारा से अपने उन्हीं सिम्टम्स के ऊपर चला जाएगा। तो जितने भी साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है उनका ऑनसेट जो है वो मौसमों से इंटरलिंक है, और जैसे ही मौसम तब्दील होते हैं आपके साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम की जो इंटेंसिटी है वो बढ़ जाती है। अच्छा, वो कौन कौन से डिसऑर्डर्स हैं आपसे इन डिटेल जानेंगे। अनीला क्या कहेंगी, हमें बताएं इस हवाले से कि किस तरह से मौसम जो है उसके तब्दील होने से, मिजाज के हवाले से तो हमने जाना, सेहत पर इसके असरात किस तरह से मरतब होते हैं? सेहत पे क्लाइमेट के जो इफ़ेक्ट्स हैं बहुत मेंटल भी हैं, जैसे हमने बात की, और फिज़िकल भी हैं। और फिज़िकल हेल्थ जब भी आपकी इफ़ेक्ट होगी तो उसके साथ ऑटोमेटिकली एसोसिएटेड है कि आपकी मेंटल हेल्थ ज़रूर इफ़ेक्ट होगी। अब प्रॉब्लम ये है कि हम लोगों का यहाँ पे इतना ट्रेंड नहीं है अनफॉर्चुनेटली, इवन इन द मतलब अब तो हमारा हेल्थ केयर सिस्टम्स इवॉल्व कर रहे हैं और बेहतर हो रहे हैं कि आप सिर्फ पहले फिजिकल डिसऑर्डर को ठीक करके पेशेंट्स को घर भेज देते हैं। यू डोंट रेफर देम टू द साइकेट्रिस्ट और साइकोलॉजिस्ट। एक तो इतना बड़ा टैबू इसके साथ एसोसिएटेड है कि पता नहीं आप साइकोलॉजिस्ट के पास जा रहे हैं तो जी आपने हमें पागल कंसिडर कर लिया और सब। जबकि आप देखें कि एक बच्चा जिसको बचपन से एज़मा का प्रॉब्लम है वो इनहेलर उससे शर्म से नहीं इस्तेमाल करता कि बच्चे मेरा मजाक उड़ाएंगे। अब तो काफ़ी एक्सेप्टेंस आ गई है, स्कूल सिस्टम्स चेंज हो रहे हैं, टीचर्स जो हैं वो बच्चों को एजुकेट करती हैं, पेरेंट्स अपने बच्चों को एजुकेट करते हैं। और अब आप देखते हैं कि कितनी इंक्लूसिविटी आ गई है बच्चों के प्रोग्राम्स में और कार्टून्स में कि कैरेक्टर्स ऐसे हैं जो हम दिखाते हैं कि उनको कुछ इश्यूज़ हैं सब। तो पहले बच्चे जो हैं सिर्फ इस वजह से कि बच्चा में देखेंगे इसको कोई प्रॉब्लम है, ये इनहेलर ये क्या चीज़ है, इज इट अ टॉय और समथिंग, तो हमारा मजाक उड़ाएंगे तो वो इस्तेमाल नहीं करते हैं, ठीक है ना। लेकिन आप देखें कि एक बच्चा जो मुस्तकिल आज़मा का प्रॉब्लम है उसके साथ है तो आहिस्ता आहिस्ता उसके अंदर डिप्रेशन, उसके अंदर एंजाइटी, ये सब चीज़ें भी आएंगी तो आपको उनको चाइल्ड साइकेट्रिस्ट या साइकोलॉजिस्ट के पास भी रेफ़र करना पड़ेगा। मौसम के लिहाज से जो बात है, हम लोग को अंदाज़ा है कि जैसे क्लाइमेट चेंज होता है हमारे पास, जैसे हमारा वेदर चेंज होता है तो आपके जो हेल्थ इश्यूज़ हैं वो भी चेंज होते हैं। बिल्कुल, जैसे अभी सर्दियाँ अभी जब जैसे आएंगी तो एक इनिशियली जो एक ड्राइनेस का एक स्पेल आता है, ड्राई और लंबी जो हमारी सर्दियाँ हैं उसमें आपके पास ड्राई कॉफ से स्टार्ट होगा, खांसी के इश्यूज़ आपको शुरू हो जाते हैं। और उसके बाद फिर आप जब स्प्रिंग में जाते हैं पोलन के इश्यूज़ हैं, एलर्जिक रिएक्शन है, एज़मा का इंसिडेंस बहुत ज़्यादा आजकल भी हम देख रहे हैं कि वायरल इन्फेक्शंस इतने स्प्रेड हो रहे हैं कि हर कोई इससे सफ़र कर रहा है। बिल्कुल ऐसे ही है। और जब फिर बारिशें ज़्यादा होती हैं तो पानी खड़ा हो जाता है, उसकी वजह से ये मलेरिया और डेंगू के इश्यूज़ अभी जो आगे हमारा इंतज़ार कर रहे हैं। तो ये चीज़ें हैं कि आपके जैसे जैसे आपका मौसम चेंज होता है, आपकी जो इन्फेक्शियस डिजीज़ हैं, जो वेक्टर बॉर्न डिजीज़ हैं, इनका इंसिडेंस चेंज होता जाता है। डायरिया का इंसिडेंस आप देखें कि बारिश के मौसम में बढ़ जाता है। अनफॉर्चुनेटली जो हमारा सीवर है और जो पीने का पानी है, अगर कहीं उनमें
कोई ऐसा सिस्टम हो जाए कि वो मिक्स होने लग जाए, या हमारा पीने का पानी सही साफ़ ना आ रहा हो, या हमारा सोर्स साफ़ नहीं है, या घर में जो पानी के पाइप से वो साफ़ नहीं है, तो आप जो है उसकी वजह से वाटर बॉर्न डिजीज़ आप कैच कर सकते हैं। तो ये चीज़ें जो है आपको साथ साथ सीजन्स के साथ भी आपके इन्फेक्शस डिसऑर्डर जो है वो चेंज भी होते रहते हैं और चलते भी रहते हैं। बिल्कुल, कितना ज़रूरी है कि इसके हवाले से हम अवेयरनेस क्रिएट करें कि अगर हमने कोई प्रिकॉशंस लेनी है, या हम बच्चों के हवाले से अगर कॉन्शियस हैं कि उनकी सेहत बरकरार रहे, तो हमें पहले से ही कोई ना कोई प्रिपरेशंस करनी है। बिल्कुल ऐसे है। ट्रीटमेंट तो एक तरफ रह गई, वी हैव टू यू नो चेंज द ट्रेंड, वी हैव टू मूव मोर टुवर्ड्स द प्रिकॉशनरी मेजर्स। आप लोगों को एजुकेट करें, माओं को एजुकेट करें, बच्चों को, बड़ों को, कि आप किस तरह से अपने आप को बचा सकते हैं। आप देखिए ना, आपका अपनी जो पर्सनल फाइनेंशियल जो कॉस्ट है वो कितनी कट डाउन हो जाएगी। गवर्नमेंट के लेवल पे तो चलो जो हेल्थ के सिस्टम है वो भी कॉस्ट कट डाउन होगी, क्योंकि आपने उनको मेडिकेशन देनी, उनकी ट्रीटमेंट करनी, उनको टेस्ट लिख के देने, लेकिन ये कि आपकी अपनी पर्सनल कॉस्ट भी कम हो जाती है। और अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान इज़ वन ऑफ दोज कंट्रीज जहाँ हमारे पास हाईएस्ट इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट है और चाइल्ड मोर्टेलिटी अंडर 5 जो है, और उसके अंदर सबसे जो हाईएस्ट सबसे जो टॉप मोस्ट कॉज है दैट इज़ डायरिया। तो एंड दिस इज़ वन थिंग दैट कैन बी प्रिवेंटेड। तो वी हैव टू एजुकेट द पेरेंट्स एंड यू नो अपने बड़ों को, और आपने सिखाना है कि जी आप इनको प्रिवेंट कैसे करें। बिल्कुल, और इसमें ख़वातीन का क्या किरदार है महरीन? देखिए, जो मदर होती हैं, हम कहते हैं कि फादर इज़ अ हेड ऑफ़ फैमिली, लेकिन अगर मैं सेहत की बात करूं, हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर बात करूं, तो मदर आई थिंक इज़ मोर रिस्पॉन्सिबल दैन अ फादर, बिकॉज माँ जो है वही होती है जो ग्रॉसरी की लिस्ट भी माँ ही बना रही है, और जो शॉपिंग है वो भी मदर कर रही हैं। सो सादा जो कुकिंग है वो भी मदर के ज़िम्मे है। जो मेन्यू प्लानिंग है कि आपने पूरे वीक में क्या बनाना है, आपके जो डाइट प्लान्स हैं, सो ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है इस पॉइंट ऑफ व्यू से मेरे ख्याल से वो मदर पे, जो औरत है, खातून खाना, उस पर जो है वो ज़िम्मेदारी जो है वो बहुत ज़्यादा आयद होती है। और डेफिनेटली जो है जब बच्चा बीमार होता है तो भी माँ को ही संभालना है। सही। और माँ ने अपनी सेहत का भी जो है उस जगह पर ख्याल रखना है कि वो खुद कोई इस किस्म की किसी चीज़ का ना हो जाए कि मदर खुद बीमार हो। सो डेफिनेटली कि पूरी फैमिली और जो फैमिली यूनिट है वो उसका डिस्टर्ब होता है विद मदर, अगर मदर जो है उसमें सिक है। सो डेफिनेटली ये चीज़ तो बहुत ज़्यादा बिल्कुल, और अक्सर औक़ात ये भी देखा गया है कि ख़वातीन अपने बच्चों की सेहत के लिए तो बहुत कॉन्शियस होती हैं, लेकिन वो अपनी सेहत का ख्याल नहीं करती। हालांकि मदर को ज़्यादा जो है केयर करनी चाहिए, बिकॉज अगर आप देखें कि माँ 1 या 2 दिन अगर बीमार हो जाए, पहले तो मदर की कोशिश होती है कि वो अपनी बीमारी में भी चलती फिरती रहती है। वो ये नहीं करती कि हल्का सा खांसी ज़ुकाम हुआ बस वो बिस्तर से लग गई। माँ की ज़्यादा कोशिश होती है कि वो अपने आप को जितना ज़्यादा हो सके वो अपने आप को इन्वॉल्व रखे, और इन समटाइम्स वो इसी एक्टिविटी में अपने आप को ज़्यादा ख़राब कर देती है। और ये अगर आप देखें कि अगर मदर बैठ जाए तो सारे घर का निज़ाम बैठ जाता है। फिर चाहे आपने मेड रखी हुई है या कोई भी आपके पास कोई हेल्पर है, हर चीज़ आपका पूरा घर का जो सिस्टम है वो रुक जाता है अगर मदर जो है वो बैठ जाए तो। सो आई थिंक मदर को अपनी, या जो फीमेल है जो घर की हेड ऑफ़ द फैमिली है, घर के काम काज की, अपने घर के निज़ाम की, उसको अपनी केयर जो है वो बहुत ज़्यादा करनी चाहिए। अलॉन्ग विद द किड्स कि कम से कम वो अपनी सेहत का ख्याल रखे, अपनी प्रॉपर नींद का ख्याल रखे, अपनी डाइट का जो है वो ख्याल रखे, और थोड़ी बहुत अपनी वॉक एक्सरसाइज भी रखे, और वो खुश रहे। तो जब ये सब चीज़ें करेगी, वो खुश रहेगी, सो डेफिनेटली वो अपने घर वालों को भी खुश रख सकती है और ज़्यादा प्रोडक्टिव काम कर सकती है। बिल्कुल, ये बहुत ज़रूरी है कि ख़वातीन अपनी सेहत का ख्याल रखें। तो आप अपनी सेहत का ख्याल किस तरह से रखते हैं, ज़रूर अपना पॉइंट ऑफ व्यू हमारे साथ शेयर करें। अब जिस तरह से मदर्स की बात हो रही है सिद्रा, तो अक्सर औक़ात ये देखने में आया है कि मदर्स खुद अपनी सेहत का ख्याल नहीं रखती, और ये चीज़ उनके मिजाज को बहुत चेंज कर देती है। चिड़चिड़ा हो जाना, गुस्सा करना, छोटी छोटी बातों पे जो है चीज़ों को प्रोलॉन्ग करते रहना या एग्जेजरेट करना, ये भी ख़वातीन के जो है वो दिखाया गया है कि मिजाज पे असरअंदाज करने लगती हैं चीज़ें। बिल्कुल ऐसे ही हुमा कि जब हम अपनी सोसाइटी के अंदर देखते हैं तो घर की जो यूनिट है वो बायलेटरल है, उसमें हस्बैंड और वाइफ या मदर और फादर मिल के वो एक यूनिट को लेके चल रहे होते हैं, लेकिन उस यूनिट में हमने एक्सटर्नल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ जो हैं वो मर्द के ज़िम्मे डाल दी, और इंटरनल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ जो हैं वो औरतों के ज़िम्मे डाल दी। अब ये देखें, ये सिर्फ जो रोल रिस्पॉन्सिबिलिटी है ये भी सिर्फ यानी कि पाकिस्तान और इंडिया के अंदर ही है। अगर आप देखें पूरी दुनिया में तो काम से कभी भी रोल असाइन नहीं किए जाते, लेकिन पाकिस्तान में हमेशा मर्द के
ज़ात से कुछ चीज़ों को जोड़ दिया गया कि मर्द घर के काम नहीं करते, वो बर्तन नहीं धोते, वो कपड़े नहीं धो सकते, वो बच्चों को नहीं संभाल सकते। तो देखें यहाँ पे ये जो प्रॉब्लम है, फिर औरत क्या हुई, वो ज़्यादा आजकल की ज़्यादातर औरतें जो हैं वो जॉबियंस भी हैं शहरों में, बड़े शहरों में रहने वाली, फिर वो दोनों चीज़ों को मैनेज करने में प्रॉब्लम का शिकार हो गई। और एक औरत जब फटीग का शिकार होगी, साइकोलॉजिकली डिस्टर्ब होगी, बाहर के एनवायरनमेंट से होके आएगी, फिर उसके ऊपर ये भी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी कि उसने घर जाके संभालना है। अब एक मर्द जो है वो बाहर अपना रोल और रिस्पॉन्सिबिलिटी तो पूरा कर रहा है, लेकिन उसके ऊपर एक तलवार नहीं लटक रही कि उसने घर जाके बच्चों को भी देखना है, उसने देखना है। और अगर औरत बाहर भी है तो उसका जो दिमाग है वो घर पे ही है। तो ये जो रोल रिस्पॉन्सिबिलिटी है ये औरत को बहुत ज़्यादा फटीग और स्ट्रेस की तरफ ले जाता है। और अगर हम बड़े शहरों की बात ना करें हुमा, तो हम अगर अपने उन इलाकों की तरफ देखें जो देही इलाके हैं, तो वहाँ पे औरत के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी डबल ही है। वहाँ पे वो खेतों में काम करेंगी, वहाँ पे उनकी वो खेतों में जो मर्द हैं उनको फैसिलिटेट करेंगी, तो औरतों की हमेशा से रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो डबल रही है। और इस रोल रिस्पॉन्सिबिलिटी की वजह से और जो जेंडर स्टिग्मा हमने औरतों और मर्दों के साथ एसोसिएट कर दिया, उसकी वजह से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हम ख़वातीन को फेस करने पड़े। लेकिन अगर यही आप देखें कि आज से 1400 साल पहले हमारे जिस नबी के हम मानने वाले हैं हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद अपनी तालीमात से ये चीज़ क्लियर की कि आप औरतों का घर के अंदर हाथ बढ़ाएं और उन्हें ये फील ना करवाएं कि वो सिर्फ रिस्पॉन्सिबल हैं। लेकिन हमने अपनी इस्लामी तालीमात को भूल के वही हम जो पुरानी रवायात हैं उनको हमने अपनी इनकलकेट कर दी अपनी आइंदा आने वाली नस्ल के अंदर। तो यहाँ पे लोगों को क्लियर करने की ज़रूरत है कि जिस तरीके से एक औरत रिस्पॉन्सिबल है कुछ कामों को लेके, इसी तरीके से मर्द की भी वही रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। हमारे यहाँ एक बहुत ही कॉमन फिक्रा बोला जाता है कि अगर बच्चे ख़राब हो जाएं तो जी माँ ने ख़राब किया, और अगर बच्चे ठीक हो जाएं तो कहते हैं जी बाप की तरबियत है। तो देखें ये कभी भी एक बंदे की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, ये बायलेटरल है। और उसके ऊपर वो जो इंसान है, बेशक वो मर्द है या औरत, उसके ऊपर मूड भी असरअंदाज है, उसके ऊपर एनवायरनमेंट भी असरअंदाज है, उसके ऊपर बहुत से दूसरे फैक्टर्स हैं वो भी असरअंदाज हैं। तो आप इनको इग्नोर नहीं कर सकते हैं। और मौसम इसलिए ज़्यादा असरअंदाज होते हैं कि जैसे आजकल आप देख रहे हैं कि एक वेव चली हुई है, हर बंदा वायरल इन्फेक्शन का शिकार है। और पहले भी लोगों को फ्लू होते थे, कफ होती थी, लेकिन अब हम लोग साइकोलॉजिकली इतना ज़्यादा स्ट्रेस में है कि हमें लगता है कि कहीं हमें खुदा न खास्ता कुछ और ना हो गया। ऐसे ही है। और फिर वो जो एंजाइटी है ना, वो हमें और ज़्यादा बीमारी की तरफ ले जाती है। अगर आप देखें, रिसर्चेस ये कहती हैं कि आपको जितना स्ट्रेस होगा, आपको जितनी एंजाइटी होगी, उतनी आपकी इम्यूनिटी लेवल जो है वो डिप में जाएगा। और आजकल हर इंसान किसी भी छोटे से भी, अगर उसको पेट में भी दर्द है, उसको भी जाके सर्च करेगा कि जी मुझे कहीं कोरोना तो नहीं हो गया। तो हम लोग बहुत ज़्यादा इस चीज़ का स्ट्रेस ले रहे हैं, हम बहुत ज़्यादा इस चीज़ की एंजाइटी ले रहे हैं, जिसकी वजह से हमारी बीमारियां भी प्रोलॉन्ग होती जा रही हैं, क्योंकि हम यहाँ से हेल्दी नहीं है, हम साइकोलॉजिकली हेल्दी नहीं है। तो जितने भी लोग देख रहे हैं, सबसे इम्पॉर्टेंट है आपकी साइकोलॉजिकल हेल्थ। एक रिसर्च में यहाँ पे कोट करना चाहूँगी कि 80% जो आपकी मेडिकल डिजीज़ हैं, आपके जो मेडिकल प्रॉब्लम्स हैं, उनकी रीज़न साइकोलॉजिकल है। बेशक आपको स्टमक प्रॉब्लम है, अच्छा, बेशक आपको हेडेक है, बेशक आपको कोई भी दूसरा प्रॉब्लम है, तो उसके पीछे जो अगर फैक्टर्स हैं, जो रूट कॉज है, वो साइकोलॉजिकल है। लेकिन हम क्या करते हैं कि हम जो नज़र आ रहा होता है, जो फिजिकल नज़र आ रहा होता है, हम उसको तो लेके चलते हैं, हम डॉक्टर को भी दिखाते हैं, लेकिन उसको भी ट्रीट करते हैं, लेकिन साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम जो नज़र नहीं आते हैं उसको हम स्टिग्मेटाइज कर देते हैं कि जी ये तो ड्रामा कर रहा है, ये तो इसको रोज का काम है। इसके पीछे क्या रीजंस हैं, रिसर्च क्या कहती है, इसी तरह आपसे ही जानेंगे। एक ब्रेक की जानिब नाज़रीन मुझे बढ़ना है, ब्रेक से वापस आते डिस्कशन को, सिलसिले को कंटिन्यू करते हैं। जी वेलकम बैक। सच सवेरा में एक मरतबा फिर से आपको कहेंगे खुशामदीद। मौसमियाती तब्दीलियाँ और उनके असरात को हम जो है डिस्कस कर रहे हैं, बिलखुसूस मिजाज पर इसके क्या असरात हैं और इंसानी सेहत को किस तरह से मौसम की तब्दीली मुतासर करती है, इस पर बात हो रही थी ब्रेक पे जाने से कबल। और जिस बात पर हम जो है वो सिद्रा से जानना चाह रहे थे कि रिसर्चेस क्या कहती हैं, या क्यों हमारे यहाँ ये देखा गया है कि हम फिज़िकल हेल्थ को तो बहुत कंसीडर करते हैं सिद्रा, मेंटल हेल्थ की जानिब हम नहीं जाते।
बिल्कुल ऐसे ही हुआ कि जो अभी मैं आपसे रिसर्च शेयर कर रही थी कि 80% जो मेडिकल डिजीज़ हैं उनका जो रीज़न है वो साइकोलॉजिकल है। बेशक आपको हेडेक है या आपको स्टमक प्रॉब्लम है या आपको कोई भी इशू है, अब वेस्ट में ये होता है कि अगर उनको हेडेक भी हो तो सबसे पहले साइकोलॉजिस्ट के पास जाते हैं कि क्या वो स्ट्रेस लिया, क्या वो एंजाइटी थी, क्या वो फटीग थी। और हमारे यहाँ ये होता है कि हम लोग पहले तो उसे घर पे ट्रीट करते हैं जो कि बाद में एडिक्शन की तरफ चला जाता है। और हमारे पाकिस्तान में जो मेडिसिन एडिक्शन है वो इसीलिए बहुत ज़्यादा कॉमन है क्योंकि हम लोग मेडिसिन पे बहुत ज़्यादा रिलाई करते हैं। सही है। और जब से ये कोरोना की वबा आई है तो हर बंदा घर पे खुद ही डॉक्टर बना हुआ अपना, और वो ये चाहता है कि वो अपने आप को घर पे रहते हुए ट्रीट करे। तो वहाँ से बहुत ज़्यादा जो अब्यूज़ शुरू हो गया ड्रग्स का, ये काफ़ी ज़्यादा कॉमन है। अच्छा, अब रीज़न क्या है कि लोग अपनी फ़िज़िकल जो हेल्थ है उसको तो इम्पोर्टेंस देते हैं और साइकोलॉजिकल हेल्थ को इम्पोर्टेंस नहीं देखते। हुमा ऐसा है कि जो आपकी फ़िज़िकल प्रॉब्लम है वो किसी टेस्ट रिपोर्ट में, आपकी किसी ब्लड रिपोर्ट में कोई डॉक्टर टेस्ट लिख देगा, उसके अंदर पता चल जाता है कि आपके अंदर इन्फेक्शन है या आपका ये सर लेवल जो है वो हाई है। और इसके अलावा और भी बहुत सी ऐसी टेस्ट हैं जो ये बताती हैं कि आपके अंदर इंटरनली कोई प्रॉब्लम चल रहा है, लेकिन साइकोलॉजिकली ऐसा कोई भी टेस्ट नहीं है क्योंकि लोग साइकोलॉजिस्ट के पास आना ही नहीं चाहते। हमारे पास पूरी साइकोलॉजिकल टेस्टिंग है, साइकोमेट्रिक्स हैं, लेकिन लोग हमारे पास नहीं आते हैं। क्यों नहीं आते हैं? वो इसलिए नहीं आते हैं कि उनको लगता है कि उनको स्टिग्मेटाइज कर दिया जाएगा। उनको ये कहा जाएगा कि सबसे पहले तो ये स्टिग्मा है कि लोग क्या कहेंगे, अगर लड़की है तो उसका रिश्ता नहीं आएगा, लोग ये कहेंगे ये तो पहले से पागल थी, ये तो ट्रीटमेंट ले रही थी। और फिर बहुत से मर्द जो हैं वो नहीं इसलिए आते कि जी तुम तो मर्द हो भाई, तुम्हें कैसे साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम हो सकता है, तुम रो नहीं सकते, तुम अपना प्रॉब्लम शेयर नहीं कर सकते, तुम्हारी पर्सनैलिटी तो बहुत रिजिड होनी चाहिए, अथॉरिटेटिव होनी चाहिए। तो वो जो हमने स्टिकर हर किसी की पर्सनैलिटी पे लगाए हुए हैं कि तुम ये हो, तुम वो हो, तो वो हमारे पास नहीं आने देते। और बहुत से लोग ऐसे हैं कि जिन लोगों को अवेयरनेस ही नहीं है। अब आप देखें कि मैं किसी स्पेसिफिक तबके को हिट नहीं कर रही हूँ, मैं किसी की जो रिलीजियस बिलीफ है उनको भी हर्ट नहीं करना चाह रही। जो पीर फ़कीर है उनके पास सबसे ज़्यादा रश साइकोलॉजिकल पेशेंट का है, और वो पीर फ़कीर जो है वो क्या करते हैं, वो उनके अंदर पॉजिटिविटी इनकलकेट करते हैं। वो कहते हैं जी आप ये तवीज़ ले जाएं, अगले जुमेरात तक आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। अब उस पीर ने क्या किया, उसने उसके अंदर पॉजिटिविटी डाल दी। अब यही काम जो है वो साइकोलॉजिस्ट भी करता है, वो आपके अंदर पॉजिटिविटी डाल देता है कि आप देखिएगा कि आपके अंदर किस तरीके से चेंज आएगा। लेकिन चूंकि हमें अवेयरनेस नहीं है इसलिए हम उसको जिन्नों, भूतों और इन चीज़ों के साथ जो है एसोसिएट कर देते हैं, या बहुत सारी ऐसी और चीज़ें हैं जो कि हम कंसीडर नहीं कर पाते। डॉक्टर अनीला, जैसे कि अभी सिद्रा ने बात की कि हम जो है बहुत ज़्यादा डरते हैं कि हमें कोई बीमारी ना हो जाए, या अगर मौसम थोड़ा सा भी तब्दील हो रहा है तो ये ना हो बुखार हो जाए, ये ना हो गला ख़राब हो जाए, और उसके चक्कर में हम सेल्फ मेडिकेशन की जानिब आ जाते हैं। ये किस कदर नुकसानदेह है? इसके बहुत ज़्यादा नुकसान हैं, और उसका एक रीज़न यही है कि जब आप कोई एक बीमारी आपको हुई है, आपने उसके लिए दवाई ली है और उसके इस्तेमाल के बाद आपने उसको डिस्कार्ड नहीं कर दिया, क्योंकि घर में एक वो खांसी का शरबत पड़ा हुआ है, तो अब घर में किसी को भी खांसी होगी तो मैंने ये शरबत पिया था तो सेल आ जाए तो तुम भी ये पी लो। फ़ोन पे बता रही होंगी अपनी खाला को, चाची को कि मैंने ये ली थी मेडिसिन, तो आपको भी जो है ना इससे आराम आएगा, आप भी ले लें। तो बेसिकली यहाँ पे जो सेल्फ मेडिकेशन का ट्रेंड है ना, अनफॉर्चुनेटली वो बहुत ज़्यादा है। एंड देन हमारे पास अब बहुत सी जो जिस तरह मेंटल डिसऑर्डर्स के लिए जो ओपियोइड हैं जो हमारे पास हैं, या जो साइकेट्रिक इलनेसेस के लिए मेडिसिन हैं, वो तो हमें ओवर द काउंटर इतने आराम से बगैर प्रिस्क्रिप्शन के नहीं मिलती, लेकिन ये जो एंटीबायोटिक्स हैं वो बगैर प्रिस्क्रिप्शन के भी आपको मिल जाती हैं। हो सकता है कि देयर आर सर्टन फार्मेसीज जहाँ पे ये कंट्रोल्ड आपके पास ड्रग जो है वो सप्लाई हो रही है, लेकिन जो छोटी फार्मेसीज हैं जो अनरजिस्टर्ड हैं वहाँ से तो आपको आराम से कोई भी मेडिसिन मिल जाती है। तो बेसिकली हम ये हमारा जो अपने जो है ना ये एक तरीका कार हम लोगों ने एक सोच है कि अगर आप कोई खुद आप एजुकेट करें, इसमें वही बात आ जाती है बार बार कि जो सेल्फ एजुकेशन है और जो अपनी फैमिली की एजुकेशन है कि आपने सेल्फ मेडिकेशन नहीं करनी, उसके बहुत ज़्यादा जो है वो एडवर्स इफेक्ट्स हैं। अब डब्बे पे भी लिखा होता है कि बोतल खोलने के 4 to 6 वीक्स के बाद आपने इसको फेंक देना है, ठीक है। लेकिन हम लोगों ने घर में आप देखें हर किसी के फ्रिज के अंदर एक वो ज़रूर एक खाना होता है जहाँ एक दवाइयों का स्टैश जमा हुआ होता है, जहाँ जो है आप उनको एक खांसी की आपने एक बुखार की दवाई जो है आपने रखी, जबकि वो इतनी कम पैसों की होती हैं कि वैसे नहीं है कि आप
आप अगर एक दफ़ा से अगर आपको 2 के 3 महीने के बाद आपको दोबारा ज़रूरत पड़े तो आप दोबारा जाके उसको ख़रीद नहीं सकते। तो दिस इज़ द थिंग, सेल्फ मेडिकेशन के बारे में हम लोगों को एजुकेट ही नहीं करते हैं, यही अनफॉर्चुनेट बात है। तो जहाँ हम लोग बीइंग डॉक्टर्स भी हम लोगों की जिम्मेदारी है कि हम लोग के पास कोई पेशेंट आए तो हम उसको बताएंगे जी अब आपने इतने अर्से तक मतलब बल्कि हम एडवाइस करते भी हैं कि आपने इतने अर्से ही आपने लेनी है दवाई और आपने इसके बाद हमारे पास आके एक और विजिट करना है आफ्टर 7 to 10 डेज़। वो पेशेंट जैसे ही ठीक होता है, एक तो वो हम उनको कहते हैं कि आपने 5 या 7 डेज़ का एंटीबायोटिक का कोर्स करना है, 3 दिन के बाद खांसी खत्म, एंटीबायोटिक छोड़ दी, कोर्स पूरा नहीं करते, और सेकेंडली आपके पास वो दोबारा आके विजिट नहीं करते क्योंकि कंसल्टेशन चार्जेस होंगे एंड ऑल। तो दीज आर सम ऑफ द फैक्टर्स जिनकी वजह से सेल्फ मेडिकेशन का ट्रेंड इज़ ऑन द राइज, और नॉट ओनली इन पाकिस्तान, हर जगह ही। तो वी हैव टू स्टॉप इट बाय एजुकेशन। बिल्कुल, हम खुद भी ले रहे होते हैं और अपने बच्चों को भी दे रहे होते हैं, तो यकीनन ये उनकी सेहत के लिए भी बहुत नुकसानदेह। महरीन, हम जो है वो दवाइयों पे बहुत ज़्यादा इन्हिसार करते हैं। हम कहते हैं कि कोई भी हमें बीमारी है या कोई भी हम देख रहे हैं कि हमारे मिजाज में तब्दीली आ रही है, सेहत में तब्दीली आ रही है, तो फ़ौरन से मेडिसिन की जानिब जाएँ। हम खुराक के ज़रिए भी तो बहुत सारी चीज़ों को ट्रीट कर सकते हैं ना। हम आपके क्वेश्चन से मुझे एक कोटेशन याद आ रही है, एग्जैक्टली मुझे उसके जानते हैं आपकी कोटेशन। एक कॉलर ने हमें ज्वाइन किया है, देखते हैं कौन कहाँ से और क्या शेयर करना चाह रहे हैं। जी अस्सलाम वालेकुम, कौन है हमारे साथ? हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कौन है हमारे साथ? हाँ जी, मेरा नाम साइमा है। जी साइमा, क्या मैं कहना रावलपिंडी से बात कर रही हूँ। मैं अपने भांजे के बारे में साइकोलॉजिस्ट से बात करना चाह रही हूँ। जी जी कीजिए। हाँ जी, ये मेरा भांजा है, 15 साल तकरीबन उसकी एज है। तो 4-5 महीने से मेडिसिन ले रहा है। ये न्यूरो सर्जन है आरिफ मलिक साहब, तो उनसे ले रहा है। उस मसला उसका ये है कि वो हाइपर हो जाता है, गुस्सा, चिड़चिड़ा और गालियां, मगर बर्दाश्त नहीं कर सकता किसी का गुस्सा, तो प्यार से मतलब बात को समझता है। तो स्कूल में भी इसका स्कूलिंग भी मतलब इस तरह नहीं है कि पूरी तरह कर सके ना, कि अभी है 15 साल है, लेकिन उसका लेवल जो है ना वो तकरीबन 3-4 क्लास 5 क्लास तक है उसका। अच्छा, तो ये स्पेशल एजुकेशन ये APS में पढ़ रहा है। ठीक है। सिद्रा, आप कुछ पूछना चाह रही हैं? उसका पूछना ये चाह रही हूँ कि वो जैसे ये बता रहे हैं ना कि मौसमियाती तब्दीली का असर होता है, तो वाकई ये मैं शेयर करना चाहूँगी कि जब गर्मी होती है, बहुत ज़्यादा गर्मी है, जैसे पसीने में शराबूर है, खेल भी रहा है, तो वो उसका ना वो हाइपर हो जाता है, किसी को बर्दाश्त नहीं करता, वो खुद से भी मतलब बैड लैंग्वेज यूज करना शुरू कर देता है, या फिर गुस्से में चिड़चिड़ा चीज इधर से इधर फेंक देता है, मैंने नहीं खेलना, मैं जा रहा हूँ, मैं नहीं खेलना, भाइयों से खेलना बंद कर देगा, उनसे गुस्सा करेगा। मतलब जब पसीना आता है, गर्मी बहुत ज्यादा जब होती है, जब मतलब बाहर खेल रहा है, तो फौरी तौर पे AC वाले कमरे में आ जाएगा, थोड़ी देर के लिए रेस्ट करेगा, बस कहेगा मैं लेटा रहा हूँ, मैं खेलूँ ना। अच्छा, मैंने नहीं खेलना, मुझे गर्मी लग रही है, और पसीना इतना उसका बहता है बहुत ज्यादा, तो वो समझ नहीं आती है हमें भी, हम क्या करें। फिर बड़े तरीके से फिर बार बार ये पूछता है, मुझे शरबत बना के दो, मुझे शिकंजबीन बना के दो, मुझे कुछ इस तरह का दो, मुझे लस्सी बना के दो, मुझे मतलब लिक्विड चीजों में ज्यादा इन्वॉल्व हो जाता है। ठीक है साइमा, आप प्रोग्राम देखती रहिए, बहुत शुक्रिया पार्टिसिपेट करने का। हम सिद्रा से जरूर जानेंगे कि वो आपके भांजे से मुतालिक क्या सजेस्ट करती हैं। जी महरीन। हमें जैसे मैं बता रही थी कि एक कोटेशन है, मुझे एग्जैक्टली वो कोटेशन है, लेकिन अगर उसका मैं मफहूम बताऊं तो वो है कि अगर आज हम अपने कुछ पैसे बचाएंगे हेल्दी डाइट के लिए, सही, अगर हम हेल्दी डाइट से अपने कुछ पैसे बचा लेते हैं, फॉर एग्जांपल हेल्दी ईटिंग नहीं करते, ऑर्गेनिक फूड का इस्तेमाल नहीं करते, तो कल को यही पैसा फिर हमें मेडिसिन की परचेज पर लगेगा। आफ्टर 50, आफ्टर 60 जब आप ओल्ड एज में जाएंगे तो डेफिनेटली फिर यही जो आपने जो अपनी सेविंग की है हेल्दी डाइट के जो हिसाब से आपने की थी, वो फिर आपको मेडिसिन की परचेज करने पर होगी। सो जब आप यंग एज में हैं, वहीं पर अगर आप मेडिसिन को अवॉइड करके और आप हेल्दी डाइट की तरफ आप आ जाओ, तो वहाँ पर आप बहुत सारी बीमारियों से अपने आप को बचा सकते हो। यहाँ पे मैं एक रिसर्च कोट करना चाहूँगी, जैसे कि अमेरिका में एक रिसर्च हुई, बल्कि जापान में ये रिसर्च हुई, 1980s में देखा गया कि एक रैपिड जो है पेंडेमिक आया डायबिटीज़ का, बहुत ज़्यादा केसेस आना स्टार्ट हो गए जापान में डायबिटीज़ के। सो उसमें उन्होंने ये किया कि कुछ ऐसा तरीका करना चाहिए कि हम डायबिटीज़ को किस तरीके से कंट्रोल करें। सो उन्होंने ये किया कि उन्होंने लोगों को अवेयरनेस इस चीज़ की देनी शुरू की कि आप अपने होल ग्रेन्स का इस्तेमाल ज़्यादा करें और आप राइस, मैक्रोनीस, पास्ता का इस्तेमाल कम करना शुरू कर दें। लाइक जो रिफाइंड जो चीज़ें थी उनका इस्तेमाल आप कम करना शुरू कर दें और आप होल ग्रेन्स यानी कि दूसरे जो कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स हैं उनका इस्तेमाल ज़्यादा करें। सो 1990 में 12 to 13% जो है वो डायबिटीज़ के केसेस रह गए और बाकी जो थे वो ज़्यादातर केसेस खुद ब खुद से रिजॉल्व हो गए, जस्ट ये अवेयरनेस देने की वजह से कि अगर आप
रिफाइंड कार्ब्स का इस्तेमाल कम करेंगे और आप कॉम्प्लेक्स कार्ब्स का यानी कि होल ग्रेन्स का या प्लांट सोर्सेज, प्लांट प्रोटीन्स या प्रोटीन सोर्सेज का इस्तेमाल ज़्यादा करेंगे तो आपकी डायबिटीज़ कम हो सकती है। सो यहाँ पर किस चीज़ की बचत हुई? आपने अपनी टाइम में अपनी सेहत को कवर कर लिया, आपने डायबिटीज़ को अपनी हेल्दी डाइट के थ्रू कवर किया। अब ये हम नहीं कहेंगे कि चावल खाने से डायबिटीज़ होती है या चावल छोड़ देने से डायबिटीज़ बिल्कुल ठीक हो जाएगी, बट इट्स ए क्लू कि अगर आपकी डाइट हेल्दी है तो आप लॉन्ग टर्म में अपने आप को बहुत सारी बीमारियों से बचा सकते हैं। और अगर आप वक्त पर वही चीज़ें ले रहे हैं जो कि आपको पता है कि आपकी जेनेटिक में भी था, आपकी फैमिली ओबेसिटी भी थी और आप इसी तरीके से आप मोटापे को ले लें, अगर आपको पता है कि कल को अगर मेरा वेट बहुत ज़्यादा गेन हो जाएगा तो डेफिनेटली मुझे मेडिसिन या फिर प्रॉपर कंसल्टेशंस एंड प्रॉपर डॉक्टर एंड फिजिशियन की हेल्प से ही वेट कम होगा। लेकिन जिस टाइम पे वेट बढ़ रहा था तो उस वक्त इग्नोर किया जा रहा होता है, ठीक है, वेट स्केल नहीं देखा जा रहा होता, चेक एंड बैलेंस नहीं रखा जा रहा होता, अपनी डाइट की कोई रूटीन नहीं है, कोई वॉक एक्सरसाइज की रूटीन है, और जब आपका वेट 90 प्लस 80 प्लस पे चला जाता है फिर आप ऑल ऑफ अ सडन आप जिम की फीस भी दे रहे हैं, आप फिटनेस ट्रेनर भी हायर कर रहे हैं, आप सप्लीमेंट्स भी ले रहे हैं, आप टेंशन भी ले रहे हैं। सो इफेक्ट क्या हो रहा है? आपकी बॉडी पे इफेक्ट हो रही है एंड डेफिनेटली आपका माइंड भी इफेक्ट हो रहा है। सो जो वक्त होता है कि किसी चीज़ को कंट्रोल करने का, किसी बीमारी को कंट्रोल करने का, अगर उसी टाइम पे उस चीज़ को कंट्रोल कर लिया जाए तो आने वाले वक्त में आप डेफिनेटली आप अपनी पैसों की भी सेविंग कर सकते हैं और मेडिसिन आपको फिर नहीं यूज़ करनी पड़ती है अगर आप वक्त पे विद हेल्दी डाइट एंड हेल्दी लाइफस्टाइल ही आप उस चीज़ को कवर कर लो। बिल्कुल, अब ये जानना बहुत ज़रूरी है कि हेल्दी डाइट है क्या, उस डाइट के कॉम्बिनेशंस क्या हैं, उसमें कौन कौन से एसेंशियल्स होने चाहिए, कौन से नहीं होने चाहिए, क्योंकि बाज़ औक़ात हम ऐसे कॉम्बिनेशन इस्तेमाल कर रहे थे जो हमें तो ठीक लग रहे होते हैं लेकिन हमारी हेल्थ के लिए वो ठीक नहीं होते। हाँ जी, इसमें ये देखा जाता है कि आपके इस वक्त प्रेजेंट सिचुएशन क्या है। फॉर एग्जांपल अगर एक बंदा हाई यूरिक एसिड का पेशेंट है तो उसको बहुत ज़्यादा प्यूरिन डाइट यानी कि ज़्यादातर प्रोटीन वाली चीज़ें रिकमेंडेड नहीं होती। हम उनसे कहते हैं कि आप ज़्यादा रेड मीट या गोश्त वाली चीज़ें या एग जो है वो डेली बेस पे आप इस्तेमाल मत करें, बल्कि ज़्यादातर कोशिश करें कि आप सब्जियों का इस्तेमाल आप ज़्यादा रखें। एक वो बंदा जिसको ज़्यादा सीवियर कॉन्स्टिपेशन या वो पाइल्स का प्रॉब्लम उसको रहता है, उसको हम हाई फाइबर डाइट रिकमेंड करते हैं कि आप फाइबर वाली चीज़ों का इस्तेमाल ज़्यादा करें। जो एडल्ट्स जो टीन एज जो बच्चे हैं, जो लड़कियां हैं, हम उनको आयरन रिच डाइट का, प्रोटीन रिच डाइट का जो है वो मशवरा देते हैं कि वो ग्रो कर रहे हैं तो उनको मसल बनाने के लिए ज़्यादातर प्रोटीन्स का इस्तेमाल जो है वो करना चाहिए। सो कोई भी एक डाइट प्लान या जिस तरह से हमारे बेसिक न्यूट्रिएंट्स हैं, प्रोटीन्स, कार्ब्स एंड फैट्स, और दूसरी जगह पे विटामिन्स, मिनरल्स, फाइबर, वाटर, ये तमाम चीज़ों का जो इंतखाब होता है वो हम हर बंदे को एक ही रेंज में नहीं देते कि आप हर एज के बंदे को इतने ग्राम्स प्रोटीन चाहिए और हर एज के बंदे को इतने ग्राम्स आपको कार्बोहाइड्रेट्स चाहिए। अगर एक डायबिटिक पेशेंट है तो डेफिनेटली उसको लो कार्ब डाइट की ज़रूरत होती है। वो एक एवरेज लो कार्ब डाइट जो है वो उसके लिए रिकमेंड होगी और वो नॉर्मल कार्बोहाइड्रेट्स का इस्तेमाल नहीं कर सकता। एक प्रेग्नेंट जो मदर होती है डेफिनेटली उसको हाई प्रोटीन डाइट, उसको हाई कार्ब्स, उसको ज़्यादातर हेल्दी फैट्स, ये चीज़ों की ज़रूरत होती है। सो ये है कि हर बंदे को पहले अपनी एज को देखना चाहिए, अपने बॉडी मास इंडेक्स को देखना चाहिए जिसको हम BMI कहते हैं, और फिर उस हिसाब से देखें अपना प्रॉपर अपना डाइट प्लान देखें कि उसको क्या चीज़ की ज़रूरत है। बिकॉज हम जनरल बात नहीं कर सकते कि एक जनरल प्लान है और वो हर किस्म का बंदा उस चीज़ का इस्तेमाल कर ले। बिल्कुल मेरीन, इसको हम कंटिन्यू करेंगे, हम एक ब्रेक की जाने बढ़ना है। ब्रेक पे जाने से कबल हमारे साथ एक कॉलर हैं इम्तियाज कराची से, देखते हैं क्या शेयर करना चाहेंगे। अस्सलाम वालेकुम इम्तियाज। वालेकुम सलाम मैम, आज तो टॉपिक जरा सा बिल्कुल हटके, मैं एक क्वेश्चन भी इनसे करूंगा और एक बात, दो बातें करता हूँ। पहली तो ये मौसमियात के तो असरात हर जानदार पे, इंसान पे, हर चीज पे पड़ते हैं। अच्छा मौसम होगा तो मिजाज अच्छा होगा, मौसम गर्म होगा तो उससे आपको पता है मामलात ऐसी होती है ना। अच्छा एक चीज ये बता दीजिए कि अगर कोई हड्डियों की कमजोरी हो, किसी को अरकुन निसा हो, वल्ला ये चीजें हो, तो कोई ऐसी डाइट बताए जो परफेक्ट भी हो, फायदेमंद भी और सस्ता भी हो, मतलब उसको उसका यूटिलाइजेशन और बंदा खरीद के इजीली, हम जैसा गरीब आदमी इजीली ले सकता हो। ठीक है, तो ये जरा बता प्लीज। ठीक है इम्तियाज साहब, बहुत शुक्रिया कॉल करने का, पार्टिसिपेट करने का। हम ज़रूर महरीन से जानेंगे कि महरीन आपको कौन सी डाइट जो है वो सजेस्ट करेगी। महरीन आप अपनी बात को कंप्लीट करें, फिर हम ब्रेक के बाद हाजिर होंगे, तो फिर इम्तियाज साहब बिल्कुल इनके क्वेश्चन का मैं पहले बता दूं। बता दीजिए। अच्छा, ये चीज़ बहुत ज़्यादा आजकल जो है लोगों में कॉमन है, दैट इज़ विटामिन डी डेफिशिएंसी। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जैसे लोग हमें कहते हैं कि हमने वेट लॉस प्लान स्टार्ट किया। मैं एक एग्जाम्पल दे रही हूँ कि मैंने वेट लॉस प्लान स्टार्ट किया और मुझे जी किडनीज में पेन होना स्टार्ट हो गया है, और जब हम उनसे कहते हैं कि आपने डॉक्टर को चेक करवाया, किसने आपको कहा है कि किडनी वो मेरे पेट में दर्द है तो मुझे महरीन ब्रेक की जाने बढ़े। ब्रेक से वापस आते कंटिन्यू करते हैं और जानते हैं कि महरीन हमें इसके हवाले से मजीद क्या बताएगी।
जी वेलकम बैक। सच सवेरा में एक मरतबा फिर से आपको कहेंगे खुशामदीद। 2 डिफरेंट टॉपिक्स को हम डिस्कस कर रहे हैं, मौसमियाती तब्दीली और इसके मिजाज और इंसानी सेहत पर क्या असरात मरतब होते हैं, ये जानने की कोशिश करें। इसके साथ साथ अच्छी और बेहतरीन ग़िज़ा किस तरह से हमारी सेहत को बेहतर बनाती है, जिस्मानी सेहत और जहनी नशोनुमा को बेहतर बनाने में इसका क्या किरदार है, इस पर भी हम गुफ्तगू कर रहे हैं। हमारे साथ स्टूडियोज़ में जो मेहमान मौजूद हैं उनमें महरीन बिलाल हैं, सिद्रा अख्तर चौधरी हैं और डॉक्टर अनीला रहमान हैं, जिनसे हम इन दोनों टॉपिक से रिलेवेंट डिस्कशन करें। ब्रेक पे जाने से कबल हम महरीन से बात कर रहे थे और महरीन से हम जानना चाहते हैं, इम्तियाज़ साहब जो हमारे रेगुलर कॉलर हैं, उन्होंने एक सवाल किया था कि हड्डियों की कमज़ोरी के लिए कोई ऐसी डाइट सजेस्ट करें जो कि इकनॉमिकल भी हो और ईजीली मैनेज भी हो सके। अच्छा, डाइट तो मैं बता देती हूँ, लेकिन उससे पहले जो है मैं इस चीज़ को ज़रूर पॉइंट आउट करना चाहूँगी कि ये चीज़ का तयन करना बहुत ज़रूरी है कि आपको ये चीज़ किसने डायग्नोज की है। जैसे मैं एग्जांपल दे रही थी कि कुछ लोगों को अगर थोड़ा सा ब्लोटिंग भी हो रही है या उनको स्टमक क्रैम्प्स भी हो रहे हैं, तो वो ये कहते हैं कि हमें किडनीज़ पे पेन हो रहा है। और जब हम उनसे कहते हैं कि आपको किसने कहा है कि किडनी पे पेन है, तो वो अपने अंदाजे से बता देते हैं कि हमें पेट में दर्द है, हमें किडनीज़ पे पेन है, जबकि उन्होंने कोई चेकअप नहीं करवाया होता। इट कैन बी बिकॉज ऑफ ब्लोटिंग, हो सकता है उनको ब्लोटिंग का प्रॉब्लम हो या हाई फाइबर डाइट लेने की वजह से उनको कोई साइड इफेक्ट हो रहा है, लेकिन वो किडनी पे नहीं होता। जैसे कि इनका क्वेश्चन है, अब ये चीज़ जैसे उन्होंने क्लियर नहीं की कि इनको डायग्नोज हुआ है और उन्होंने साथ इन्होंने डॉक्टर को प्रॉपर चेकअप करवाया है या नहीं करवाया, या अपने अंदाजे से ये कह रहे हैं कि मेरे साथ ये प्रॉब्लम है। लेकिन बहरहाल अगर उनको कोई जॉइंट पेन या इस तरह की कोई चीज़ है, जॉइंट पेन 2 सूरतों में हो सकता है। एक तो ये चीज़ कि उनका यूरिक एसिड लेवल ज़्यादा हो, ठीक है, सो उसके टेस्ट करवाने बहुत ज़रूरी है कि अब यूरिक एसिड की ज़्यादती की सूरत में भी जॉइंट पेन का प्रॉब्लम होता है। नंबर 2 रीज़न कैन बी कि वेट ज़्यादा है, ठीक है, वेट की वजह से प्रॉब्लम हो सकता है। नंबर 3 ये कि विटामिन डी डेफिशिएंसी विच इज़ वेरी कॉमन। आजकल बहुत ज़्यादा लोगों में विटामिन डी डेफिशिएंसी, और जो हम लोगों का लॉकडाउन की जो पीछे एक रहा, अभी भी काइंड ऑफ आप समझें कि लोग अननेसेसरी बाहर निकलने की अवॉइड करते हैं, इसमें सनलाइट का एक्सपोजर बहुत कम हुआ है और विटामिन डी लेवल्स जो हैं वो मेजॉरिटी लोगों के कम है। विटामिन डी की कमी से भी जॉइंट प्रॉब्लम एंड बोन पेन एंड ओवरऑल जो है एक लेथार्जिक कैफियत होती है, सुस्ती की सी कैफियत होती है, आपकी बॉडी बिल्कुल बेजान होती है, ये विटामिन डी की कमी की वजह से होता है। डाइट की अगर मैं बात करती हूँ तो डाइट दोनों सूरतों में जो है बिल्कुल वाइस वर्सा है। अगर हम कहते हैं कि हाई यूरिक एसिड के पेशेंट, उसकी डाइट बिल्कुल डिफरेंट होगी। अगर हम विटामिन डी की बात करें तो वो बिल्कुल डिफरेंट होगी। सो बेहतर है कि अपने टेस्ट करवा लें और डॉक्टर को चेक करवा लें। अगर हम कहते हैं कि ईजी और सस्ती डाइट की तरफ हम जाते हैं तो फिर उस सूरत में तो यह है कि देखिए दूध का इस्तेमाल किया जा सकता है, ठीक है, आप जो है हेल्दी उसमें एग ले सकते हैं। अगेन वही बात है कि अगर हम विटामिन डी की बात करें तो एग लेना चाहिए, दूध और दूध से बनी हुई चीज़ें जो हैं वो लेनी चाहिए। इसके अलावा जो है जो होल ग्रेन्स होते हैं जैसे कि सीरियल्स हो गए, चक्की के आटे की रोटी हो गई, ये वो चीज़ें हैं जो कि सस्ती भी मिल जाती हैं और हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से ज़्यादा जो है वो बेहतर होती हैं। अपने वेट को कम करने की कोशिश करें, अपनी वाटर इनटेक ज़्यादा करें और कोशिश करें कि हल्की फुल्की सी चहलकदमी करें। बात तो लोगों को जॉइंट प्रॉब्लम होता है, वो लोग अपनी बिल्कुल फिजिकल एक्टिविटी कम कर देते हैं, जिससे कि उनका प्रॉब्लम मजीद सीवियर होता है, बिकॉज उनका वेट मजीद पुट ऑन होता है, उनकी हड्डियां, उनकी बोन्स, उनके जॉइंट्स मजीद स्टिफ होते हैं। तो कोशिश करें अपने आप को एक्टिव रखें। अगर हम यूरिक एसिड की बात करते हैं कि अगर यूरिक एसिड इनका ज़्यादा है तो फिर उस सूरत में इनको बहुत ज़्यादा एग्स या फिर दूध और गोश्त की बनी हुई चीज़ों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। सो फर्स्ट ऑफ ऑल ये चीज़ है कि आप अपना एग्जैक्टली देखें कि प्रॉब्लम आपको है क्या, बजाय इसके कि बाद बहुत ज़्यादा बड़ी हो जाए और प्रॉब्लम ख़राब हो जाए। टाइमली आप डॉक्टर को चेक करवाएं, अपना लैब टेस्ट करवाएं और जैसे कि मैंने डाइट बताया उसमें आप देखें सस्ती और इजी अवेलेबल खुराकों में दूध टॉप ऑफ द लिस्ट है, अंडा टॉप ऑफ द लिस्ट है। मैं ये नहीं कहती कि आप बादाम, अखरोट, नट्स खाने शुरू कर दें, लेकिन होल ग्रेन्स और एटलीस्ट आप फ्रेश खाएं। आप जो फास्ट फूड होता है, जो ये चीज़ों का इस्तेमाल आप अगर आप प्रोसेस्ड और जो फास्ट फूड की चीज़ें भी कम कर देते हैं ना, तो वो भी बहुत बड़ी नेमत है। फिर वो जब आप नहीं खाएंगे तो डेफिनेटली आप घर का रोटी सालन खाएंगे। बिल्कुल अब जब आप घर का रोटी सालन खाएंगे तो उसमें आप हेल्दी चीज़ें परचेज करें तो हेल्दी चीज़ ही बनेगी। सो ये छोटी छोटी रेमेडीज़ वो हैं जो आपको बहुत ज़्यादा खर्चा भी नहीं होता। हम पता नहीं क्यों हेल्थ के साथ में खर्चे को लगा देते हैं। हेल्दी फूड तो मेरे ख्याल से ज़्यादा आपको इकनॉमिकल मिल जाता है। घर का खाना आप जो है आप लेते हैं वो आपको ज़्यादा अफोर्डेबल है, बजाय इसके आप बाहर का खाना आप खाएँ। बाहर का खाना तो रिसर्च कहती है कि आपको 3 to 4% जो है 3 से 4 गुना आपको ज़्यादा महंगा पड़ता है। सही, ठीक है, वही आप बिरयानी की प्लेट घर में बनाएं तो कितने की बनेगी, वो बिरयानी की प्लेट आप बाजार से खरीदें तो कितने की पड़ेगी। सो ये चीज़ है कि आप अपने घर में जो चीज़ है उसका इस्तेमाल आप ज़्यादा करें तो मेरे ख्याल से इनको काफ़ी उससे फ़र्क आ सकता है। बिल्कुल, मज़ीद भी डाइट प्लान्स के हवाले से बात होगी। सिद्रा, साइमा ने हमें कॉल की थी अपने भांजे के हवाले से, वो जानना चाहती थी जो प्रॉब्लम उन्होंने शेयर किया, क्या ये किसी डिसऑर्डर की जानिब इशारा कर रहे हैं? बिल्कुल ऐसा ही है। साइमा ने जो क्वेश्चन किया उसके अंदर ही उन्होंने आंसर उसका दे दिया
कि वो बता रही हैं कि वो किसी न्यूरोलॉजिस्ट को चेक करवा रही हैं, बच्चे को इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी है। और इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी जिसको पहले अभी कल ही सुप्रीम कोर्ट ने ऐलान किया कि मेंटल रिटार्डेशन को अब उन लोगों ने इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी का नाम दे दिया। तो इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी के अंदर ये होता है कि बच्चा अपनी एज ग्रुप से मेंटली थोड़ा पीछे होता है, लेकिन चूंकि पेरेंट्स की एक्सपेक्टेशन लेवल वही होता है जी हमारा बच्चा ऐसे बिहेव करे, वो पीयर प्रेशर के अंदर ऐसे रहे, पीयर ग्रुप के अंदर ऐसे रहे और वो स्कूल के अंदर ये ग्रेड ले, तो बच्चा उन चीज़ों को फील कर रहा होता है जिसकी वजह से वो एंजाइटी, क्योंकि वो अपनी एज लेवल से थोड़ा पीछे होता है और फिजिकली वो बड़ा लग रहा होता है, तो फिर वो एग्रेशन की सूरत में अपने रवैयों का जो है इजहार करता है। अब यहाँ पे इनको मैं साइमा को ये बताती चलूँ कि देखिए न्यूरोलॉजिस्ट भी मिलती जुलती दवाइयाँ देते हैं साइकेट्रिस्ट से, लेकिन वो उस जो प्रॉब्लम बच्चे को है इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी, उसकी मेडिकेशन नहीं है। बच्चे को एग्रेशन कंट्रोल मेडिसिन की ज़रूरत है और मूड स्टेबलाइजर्स की ज़रूरत है, जो कि एक साइकेट्रिस्ट ही रिकमेंड कर सकता है। और जब वो साइकेट्रिस्ट के पास जाएंगे उसके बाद उन्होंने साइकोलॉजिस्ट को ज़रूर रिकमेंड करना है, क्योंकि वो इसकी हिस्ट्री लेगा और वो ये देखेगा साइकोलॉजिस्ट कि वो कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो बच्चे को गुस्से की तरफ लेके जा रहे हैं, उसका लाइफस्टाइल क्या है जो उसे गुस्से की तरफ लेके जा रहा है। मैंने बहुत से बच्चे ऐसे देखे हैं जो गुस्सा का इजहार नहीं कर पाते तो फिर खुद को वो बाइट करना शुरू कर देते हैं, अपने बाल नोचना शुरू कर देते हैं, दूसरे छोटे बच्चों को नुकसान पहुंचाना शुरू कर देते हैं। तो बराए मेहरबानी इस बच्चे को अभी से उसके बिहेवियर के ऊपर उसको मैनेज करें। जो साइकोलॉजिस्ट है वो एग्रेशन मैनेजमेंट सिखा देगा बच्चे को, वो उसके बिहेवियर के अंदर पॉजिटिव चेंज लेके आएगा, वो माँ बाप के लिए भी आसानी पैदा हो जाएगी और बच्चे के लिए भी, क्योंकि वो भी सफ़र कर रहा है। और हम सबसे ज़्यादा इग्नोर करते हैं बच्चे को। तो देखिए इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी या किसी किस्म की नॉर्मेलिटी किसी कोई भी खुद को नहीं करता, ये अल्लाह ताला की तरफ से है और ये कोई किसी गुनाह का नतीजा नहीं है, कोई आजमाइश नहीं है। हमारे यहाँ अगर खुदा ना खास्ता किसी के ऐसे बच्चा पैदा हो जाता है तो कहते हैं जी माँ बाप के गुनाहों का नतीजा है। ये भी देखें, ये वो गलत बातें हैं, ये वो टैबूज़ हैं, ये वो स्टिग्मा है जो हमारी सोसाइटी के अंदर मौजूद है। जबकि यही बच्चे आप वेस्ट में देखें, वो लोग इतना प्रोटोकॉल देते हैं बच्चों को, इनके वजीफे मुकर्रर कर देते हैं, उनकी स्पेशल ट्रीट किया जाता है हर जगह पे। उनकी स्कूलिंग, अभी जिस स्कूल से बच्चा पढ़ रहा है वो बहुत अच्छा स्कूल है, लेकिन ये है कि जब बच्चा स्कूल में जाता है वहाँ पे वो दूसरे बच्चों के रवैये भी कॉपी करने लग जाता है, क्योंकि स्पेशल एजुकेशन में सवेयर और मॉडरेट कैटेगरी को एक ही लेवल पे रखा जाता है। तो जो बच्चे मॉडरेट होते हैं वो सवेयर लेवल की चीज़ों को कॉपी करने लग जाते हैं। तो इन बच्चों के अंदर इमिटेशन स्किल्स बड़े अच्छे होते हैं। ये इन साइमा मेरी बात से एग्री करेंगी कि ये बच्चे अपनी काम की जहाँ पे बात होगी ना वो मनवाना जानते हैं, उनको पता होता है कि हम किस तरीके से अटेंशन ले सकते हैं। और फिर इन्होंने उसकी डाइट बताई कि जी वो कहता है कि मुझे रूह अफ़ज़ा बना दें, मुझे मीठा शरबत, मुझे बस ठंडी चीज़ें देते हैं। देखें ये जो मीठा है ना बच्चों के लिए, ये इसको कहते हैं वाइट पॉइजन, जो शुगर है, इनके चीनी जो है ये बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदेह है और ये उनकी मेंटल हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदेह है कि आपकी ये यानी कि न्यूरोकेमिकल चेंजेस को तो ख़राब करती है, लेकिन अब ये कहा जा रहा है कि बहुत सी न्यूरो डिजेनरेटिव डिजीज़ के अंदर जो चीनी है, ये शुगर है, ये सबसे ज़्यादा अहम रोल प्ले कर रही है। तो अपने बच्चों को मीठे से दूर रखें। अगर आप ये चाहते हैं कि आपका बच्चा एग्रेसिव ना हो, आप उनको चॉकलेट्स, मीठे शरबत, ये जो ड्रिंक्स हैं जो हमारे यहाँ मुख्तलिफ नामों से आ रही हैं, मुख्तलिफ रंगों में आ रही हैं और बच्चों को बड़ी अट्रैक्ट करती है कि ये रेड है और ये इसका डिफरेंट कलर है, और ये जो पैक जूसेस हैं ये भी इनसे भी अवॉइड करें। क्योंकि ये बच्चों के अगर मैं आपको इसकी थोड़ी मैं बताऊँ कि कैसे आपकी बॉडी के अंदर है, ये आपका जो डोपामिन लेवल है, जो आपका प्लेयर हार्मोन है, ये उसको जाके हिट करता है। सही आप देखें कि जब भी आप कोई भी ऐसा फिजी ड्रिंक पिएंगे तो आप उसके बाद अपने मूड को कुछ मिनट के लिए फ्रेश फील करेंगे, आप अपने आप को एनर्जेटिक फील करेंगे। अब वो क्या करता है कि आपके डोपामिन को जाके हिट करता है, आपके प्लेयर हार्मोन को। लेकिन जितनी एक फिजी ड्रिंक के अंदर शुगर है, अगर वो शुगर आपको बगैर उनके केमिकल्स के खिलाए जाए तो शायद आप वॉमिट कर दें, उसके अंदर इतनी शुगर है। तो खुदारा अपने बच्चों को हेल्दी डाइट के ऊपर लेके आएँ, जैसे महरीन कह रही है, जैसे डॉक्टर नीला, आज का हमारा टॉपिक ही है कि डाइट का आपके मूड के ऊपर बहुत असर होता है। आपका एनवायरनमेंट के अंदर हम अल्हम्दुलिल्लाह एक ऐसे खित्ते में रहते हैं जहाँ पे अब आप देखें कि बाहर वेस्ट के अंदर लोग एक आम जो है वो डॉलर्स में खरीदते हैं, बिल्कुल, और हम 100 रुपए में किलो खरीद लेते हैं और फिर भी कहते हैं कि नहीं अभी अपनी टाइप का नहीं मिला। तो हम तो हर लिहाज से हमारे पास इतने रिसोर्सेज हैं कि हम उनको इस्तेमाल करके, और देखें वही आप फ्रूट में चीनी खाएं, शुगर का इंटेक करें, वो बुरा नहीं है।
लेकिन जब आप उसे चीनी की सूरत में लेते हैं और बच्चों को देते हैं, मैं देखती हूँ माओं को कि वो हर वक्त बच्चों को मीठा खिला रहे हैं और बच्चे जो हैं वो उसके एडिक्ट हो जाते हैं। बिल्कुल। अब देखें, जैसे अभी साइकोलॉजिस्ट ने ये डिक्लेयर किया कि सेल्फी भी एक एडिक्शन है और इंटरनेट भी एडिक्शन है। आज मैं इस प्लेटफॉर्म पे बैठ के बता रही हूँ कि अनकरीब ये भी रिसर्च हो जाएगी कि शुगर भी एक एडिक्शन है, चीनी की भी एक एडिक्शन है, नमक की भी एक एडिक्शन है। तो अपने आप को इन एडिक्शन से दूर रखें और हेल्दी डाइट लें। बिल्कुल, एक बैलेंस क्रिएट करें। अच्छा सिद्रा, जैसे ये बच्चों के हवाले से तो चलें बात हो गई, लेकिन हम बड़ों के हवाले से अगर देखें तो वहाँ पे भी हमें मिजाज की तब्दीली जो है वो मौसम के साथ बदलती हुई नजर आती है। गर्मी है, गुस्सा ज़्यादा आ रहा है, मार धाड़ हो रही है, प्रेशर ज़्यादा है, लेकिन सर्दियों में यही जो है मिजाज वो काम डाउन नज़र आता है। क्या इससे भी हम जो है वो बैलेंस क्रिएट कर सकते हैं, सिर्फ सोच का अमल दखल है? देखिए, जब एक्सटर्नल फैक्टर्स जो हैं, जैसे गर्मी है, आपको पसीना आ रहा है, आप एक सिग्नल के ऊपर रुके हुए हैं, ट्रैफिक नहीं चल रही है, ये सारे जो फैक्टर्स हैं ये मिल के आपके मूड के ऊपर बहुत ज़्यादा उसका इम्पैक्ट होता है। कि आप कहते हैं कि आपको गुस्सा बहुत ज़्यादा आता है, आपका लड़ने झगड़ने को दिल करता है, आपकी कोशिश होगी कि मैं उससे भी जल्दी निकल जाऊँ, मैं जल्दी घर चले जाऊँ। अभी पिछले दिनों मैं एक पोस्ट पढ़ रही थी और मुझे पढ़ के हंसी आ रही थी कि पाकिस्तान के ज़्यादातर नौजवान जो हैं वो बेरोज़गार हैं, लेकिन सड़क के ऊपर वो इतनी तेज़ी से चलते हैं कि जैसे जाके उन लोगों ने आग बुझानी है। तो हम लोगों का सबका यही है कि हम लोग इम्पल्सिव बहुत है, हम लोगों में तेज़ी बहुत है और हम हर गलत चीज़ को अपना हक समझते हैं। अगर एक क्यू है तो हम कहते हैं हमें सबसे आगे होना चाहिए। देखें, ये भी तकब्बुर की निशानियों में से है, ये भी आपके इगोइस्टिक रवैये हैं जो आपके अंदर देखे जाते हैं कि आप कहीं पे भी जाके अपने आप को सुपीरियर समझते हैं और आप किसी भी उस फ्लो का हिस्सा नहीं बनना चाहते हैं। तो वहाँ पे आपको फ्रस्ट्रेशन होती है। आपको सबसे ज़्यादा गुस्सा रमज़ान में आप देखेंगे, आपको सबसे ज़्यादा गुस्सा ट्रैफिक के सिग्नल पे देखेंगे, पेट्रोल पंप्स पे देखेंगे, ऐसी जगहों पे देखेंगे। वही लोग आप देख लें अगर किसी मॉल के अंदर है, बड़े सोफिस्टिकेटेड बिहेव करेंगे, वो लाइन के अंदर भी लगेंगे, वो मास्क भी पहनेंगे, लेकिन वही बंदा जो है वो किसी ऐसी जगह के ऊपर है जो थोड़ी लो लेवल की है तो वो वहाँ पे अपनी असलियत दिखाएगा। तो देखें, आपका बिहेवियर, आपका एटीट्यूड यूनिवर्सल होना चाहिए, वो होना चाहिए जिसके अंदर स्टेबिलिटी हो। हम साइकोलॉजिस्ट इमोशनल स्टेबिलिटी के बारे में बहुत ज़्यादा फोकस्ड हैं। वो क्यों? और यहाँ पे बताते चलें कि अब जितने भी लोग हैं ये सुन लें कि अब इंटेलिजेंस का दौर नहीं है, अब IQ का दौर नहीं है, अब EQ का दौर है। जो जितना इमोशनली स्टेबल है वो उतना सक्सेसफुल है, वो उतना तरक्की की तरफ जाएगा, बेशक वो नौकरी कर रहा है या वो कारोबार कर रहा है। तो इमोशनली अपने आप को स्टेबल रखें। अगर आपको अपने मूड पे इख्तियार नहीं है तो आपको किसी चीज़ पे इख्तियार नहीं है, क्योंकि यही वो मूड है जो रिश्तों को तलाक तक ले जाता है और यही वो मूड है जो कत्ल तक ले जाता है। तो अगर आपको अपने मूड पे इख्तियार नहीं है तो आपको किसी यानी कि कहना चाहिए कि अपने इर्द गिर्द पे कैसे इख्तियार होगा। ये इख्तियार कैसे हासिल कर सकते हैं, इसमें बैलेंस कैसे क्रिएट कर सकते हैं, इसके हवाले से क्या सजेशंस हैं, क्या सोल्यूशंस हैं, वो हम सिद्रा से ही जानेंगे। डॉक्टर अनीला से बात करते हैं। डॉक्टर अनीला, आने वाला वक्त या इस वक्त जब हम बात करें, जैसे कि मौसम फ्लक्चुएट हो रहा है मुसलसल, हमें नहीं पता आज जो है वो बारिश है, कल गर्मी हो रही है, परसों जो है बहुत ज़्यादा गर्मी है, तो ऐसे में बहुत ज़्यादा डिजीज़ भी सामने आ रही हैं। कोरोना तो साइड पे हो गया, लेकिन हम ये देख रहे हैं कि फूड पॉइजनिंग बहुत ज़्यादा हो रही है, डायरिया बच्चों में बहुत ज़्यादा हो रहा है। तो इसके लिए क्या करना है? इसके लिए जैसे हम लोग प्रिपरेशन कर सकते हैं अभी, क्योंकि हम लोग को पता है कि अब वेदर चेंज हो रहा है और अभी ये मॉनसून का एक पीरियड चलना है टिल सितंबर तक हमारा चलेगा। हमें पता है किस वक्त बारिशें होनी और हमें पता है कि इनमें पानी जो है वो खड़ा होता है। निकासी के निज़ाम हमारे इतने अच्छे नहीं है कि पानी वॉश हो सके। तो जहाँ भी वाटर स्टेगनेंट खड़ा होगा वहाँ पे ये जो है मच्छर वगैरह इनकी जो है ब्रीडिंग ज़्यादा होती है। तो वी नो एंड वी एंटिसिपेट कि मलेरिया और डेंगू का इंसिडेंस बढ़ेगा। तो हम अभी से जो है क्या कर सकते हैं, अपने आप से अपने घर से इंडिविजुअल लेवल से स्टार्ट करें। तो अपने घरों में कोई ऐसी जगहें जो जहाँ पे आपको लगता है कि पानी खड़ा हो सकता है, जैसे हम बार बार टीवी पे बताते हैं कि जी कंटेनर्स के अंदर ऐसे खुले मुंह वाले कंटेनर्स न रखें, कोई ऐसी चीज़ है, कोई टैंकी है या कोई बास्केट्स हैं, तो आप उनको कवर करके रखें ताकि एक ब्रीडिंग प्लेस ना मिले मॉस्किटोज़ वगैरह को। कोई अननेसेसरी वेजिटेशंस वगैरह हैं तो या तो उनको खुद साफ़ करवा दें या उनको करवा लें, क्योंकि आपको पता है कि जहाँ भी ज़्यादा घास वगैरह है वहाँ भी कीड़े और मच्छर ये ज़्यादा होते हैं। सेकेंडली ये कि हमें पता है कि मच्छर जो है वो डॉन और डस्क, हम कहते हैं कि इस वक्त जो बहुत ज़्यादा सुबह और जो रात का वक्त है वहाँ आप उस वक्त ज़्यादा काटें। तो आप अपने फुल स्लीव्स कपड़े पहने, मॉस्किटो रिपेलेंट्स लगाएं। इवन आप सिंपल जो मॉइस्चराइजर्स भी लगाते हैं उससे जो मच्छर है बेसिकली वो तो खुशबू से रिपेल हो रहा है ना, तो आप वो लगा के रखें अपने, स्पेशली जब बच्चे घर से बाहर जाते हैं। ऑल्दो गर्मी तो है लेकिन ये कि अब क्योंकि आपको पता है कि मच्छरों का भी मौसम है, तो आप जो है उनको कपड़े पूरे बाजुओं
वाले पे ना आए, उनको बताएं कि बेटा ये हम क्यों कर रहे हैं, इसे उनको ज़बरदस्ती नहीं, वो बच्चों को भी एजुकेट करें। दे आर स्मार्ट इनफ कि अब बच्चे समझते हैं बातों को। उसके बाद जो है गवर्नमेंट के लेवल पे हमारे होता है कि हमारे जो कॉलोनीज़ हैं बहुत जगह पे फ्यूमिगेशन वगैरह हो रही होती है ये मॉस्किटोज़ वगैरह के लिए, तो वो आप रेगुलरली करवाएं। अगर नहीं हो रही तो आप कॉल करके उनको करवा सकते हैं। सेकेंडली जब ये डायरिया वगैरह की एपिसोड्स होती हैं, इसमें इंपॉर्टेंट ये है कि हम मदर्स को एजुकेट कर सकते हैं जो हॉस्पिटल आती हैं। एक तो ये कि हम बच्चों को देखते हैं उनकी डायरिया या डिहाइड्रेशन के लेवल से कि माइल्ड है, मॉडरेट है या सवेयर है, उसके बेस पे हम बताते हैं कि एडमिट करना है यानी उनको हमने आईवी देनी है या उनको ORS देनी है या सिर्फ फ्लूइड से ठीक करना है। तो हम ये कर सकते हैं कि हम पेरेंट्स को एजुकेट करें, मदर्स को एजुकेट करें कि डिहाइड्रेशन के साइंस क्या हैं, कि आईज संकन हो जाती हैं, स्किन ड्राई हो जाती है, उनकी टंग ड्राई हो जाती है, उनके बच्चों की एक्टिविटी जो है वो अफेक्ट होने लग जाए, तो आपके रेड फ्लैग्स क्या हैं, आपने कब ज़रूर हॉस्पिटल लेके आना है। और उससे पहले तक अगर आपको लगता है कि चीज़ें कंट्रोल्ड हैं और उतना ज़्यादा डायरिया नहीं है या डिहाइड्रेशन के साइंस नहीं है, तो एक तो ORS आप इस्तेमाल कर सकते हैं, आप घर में भी ORS बना सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आजकल गर्मी है, हमें पता है, हम बाहर घर के अंदर भी पसीना वगैरह आपको बहुत आता है, अब बच्चे बाहर निकलते हैं, फिजिकल एक्टिविटी बहुत ज़्यादा करते हैं, उसमें डिहाइड्रेशन के चांसेस होते हैं। तो आप बजाय इसके कि ये जिस तरह हम लोग बात कर रहे हैं कि आपने उनको प्रोसेस्ड चीज़ें नहीं देनी, तो आप फ्रेश लेमनेड जो स्कंजबीन है वो आप घर में बना के रख सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा पानी इस्तेमाल करें ताकि डिहाइड्रेशन आपको ना हो। उसके बाद आगे जब सर्दियाँ आएंगी और ड्राइनेस और ड्राई कॉफ का सी, तो आप घर में यखनी वगैरह बना के और उसका अच्छा सा टेस्ट करके एक अप्रोप्रिएट अमाउंट में नमक और काली मिर्च डाल के आप बच्चों को दें, और अब बड़े भी इस्तेमाल करें। तो आप ये प्रेपरेटरी चीज़ें हैं, आप अब इन चीज़ों से अपने आप को प्रिवेंट कर सकते हैं। हम बार बार यही बात करें कि बजाय इसके कि आप ट्रीटमेंट और क्यूरेटिव साइड पे जाएं, हम प्रिवेंशन जो है उसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बताएं। बिल्कुल बहुत ज़रूरी है। महरीन, जिस तरह से अभी डॉक्टर नीला से हम बात कर रहे थे, तो यही जो है सवाल मैं आपसे करना चाहूँगी कि आजकल हम देख रहे हैं कि लोगों का खाने का दिल नहीं कर रहा। अक्सर लोग ये कंप्लेन कर रहे हैं कि नाश्ता नहीं किया जा रहा, दोपहर को कुछ खाने का दिल नहीं कर रहा, रात को कुछ खाने का दिल नहीं कर रहा। तो वो कौन से एसेंशियल्स हैं जो आजकल हमें अपनी डाइट में लाजमी रखने, बेशक हमारा दिल कर रहा है या नहीं कर रहा? अच्छा, इसमें बहुत ज़्यादा जो लोगों की ईटिंग हैबिट्स जो बीच में ख़राब हुई है ना, वो आपकी लॉकडाउन में बहुत ज़्यादा ख़राब हुई है। एक तो बच्चों की स्कूल की वेकेशंस थी, छुट्टियां थी, और वो इतनी लंबी मतलब वो वेकेशंस बच्चों की हुई, इसकी वजह से बहुत ज़्यादा लोगों के जो एक टाइम टेबल था, खाने पीने की जो रूटीन थी, वो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हुई। अब वो बच्चे जो सुबह 6:30-7 बजे उठते थे और अपना प्रॉपर ब्रेकफास्ट करते थे, मदर्स भी टाइम पर उठती थी, घर के काम काज करती थी, वो ऑल ऑफ अ सडन वो टाइम टेबल लोगों का 9:30-10 बजे पे चला गया। और बहुत लोगों ने जो है इस दरमियान में, मुझे क्लाइंट्स की तरफ से भी ये फीडबैक आया है कि ब्रेकफास्ट हम नहीं करते या लंच हम नहीं करते, बिकॉज हम लेट ब्रेकफास्ट करते हैं तो लंच नहीं करते, और अगर हम जो है लंच कर रहे हैं तो फिर हम ब्रेकफास्ट नहीं करते। सो ये है कि टाइम टेबल जो है लोगों का बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हुआ है। डेफिनेटली जब आप लेट उठते हैं तो फिर आप लेट सोएंगे, रात को 1:30-2 बजे तक लोगों की सोने की जो है वो रूटीन बनी। होपफुली कि अब जैसे ये स्कूल्स ओपन हो जाएंगे तो उसके साथ में डेफिनेटली पेरेंट्स की भी फिर रूटीन काफ़ी सेट हो जाती है। मेरे ख्याल से बच्चों को भी से प्रैक्टिस करानी बहुत ज़्यादा जो है ज़रूरी है। जैसे आजकल फेसबुक पे सोशल मीडिया पे काफ़ी मीम्स भी बन रही हैं कि बच्चे जो हैं वो स्कूल के नाम से अब घबरा रहे हैं कि अच्छा जी 14-15 सितंबर से फिर स्कूल खुल रहे हैं। मेरे ख्याल से ऑल ऑफ अ सडन पेरेंट्स को बजाय इसके कि वो अपनी रूटीन जो है वो चेंज करें, ग्रेजुअली अपनी रूटीन को भी वापस सेट करने की ज़रूरत है। अपने बच्चों को ग्रेजुअली जल्दी उठाने की आदत डालें, ताकि वो अगर सोए भी हैं तो उनको कोशिश करें कि वो जल्दी उठें। वो जल्दी उठेंगे, वो जल्दी सोएंगे, और फिर वो स्कूल के टाइम पे ऑल ऑफ अ सडन बच्चों पे बहुत ज़्यादा प्रेशर नहीं आएगा। सो अब आहिस्ता आहिस्ता अपने टाइमिंग्स को जो है सेट करें, अपने खाने पीने की रूटीन को आप सेट करें, और हेल्दी ईटिंग जो है उसको सेट करें। जैसे बच्चों की 10:30-11 बजे स्कूल की ब्रेक हो जाती है, तो आप बाय ऑल मीन्स कोशिश करें कि 10:30 to 11 बच्चों को स्नैक्स या ब्रेकफास्ट का टाइम बीच में उनका एडजस्ट हो, ताकि बच्चों की रूटीन अभी से बनना स्टार्ट हो जाए। एंड ऑटोमेटिकली जब बच्चों की बनेगी तो वो घर वालों की भी रूटीन बनेगी। ऐसे कितने लोग हैं जो पहले 2 वक्त का खाना बनाते थे, तो अब वो औरतें कहती हैं कि हम 1 वक्त का खाना बनाते हैं, बिकॉज 2 टाइम का खाना तो अब चलता ही नहीं है। 1 वक्त पे नाश्ता चल रहा है तो 1 वक्त पे डिनर चल रहा है या कुछ इस तरह की चीज़। तो यह है कि आपकी वो रूटीन अब उसको भी से सेट करना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज ये चीज़ें हमारे ब्लड शुगर लेवल्स को भी अफेक्ट करती हैं। जैसे कि आज हमारा टॉपिक भी है कि आपकी बॉडी और आपका माइंड, जो हेल्दी डाइट है, डेफिनेटली जब आपकी बॉडी हेल्दी है तो आपका माइंड भी हेल्दी है। देखिए, अगर एक बंदा जो है उसकी डाइट हेल्दी नहीं है, वो ओवरवेट है, उसको डायबिटीज़ है, उसका कोलेस्ट्रॉल लेवल ज़्यादा, उसका यूरिक एसिड ज़्यादा है, वो तो अपनी बीमारियों की टेंशन में चला जाएगा ना।
उसको 10 बीमारियां हैं, वो उसी की टेंशन में चला जाएगा। एक फीमेल है वो ओवरवेट है, उसके डिफरेंट किस्म के सोशल इश्यूज हैं, या एक बच्ची है जो ओवरवेट है, उसको अपने पीयर ग्रुप में एक्सेप्टेंस का प्रॉब्लम है। इस तरह के जब आपके सारे प्रॉब्लम्स होते हैं, सो एक बंदा डायबिटीज़ में है, सो उसके ओवरवेट है, डायबिटीज़ है, कोलेस्ट्रॉल लेवल ज़्यादा है, वो अपने ऑफिस में ज़्यादा प्रोडक्टिव नहीं होगा, सो डेफिनेटली वो चीज़ उसके माइंड को इफेक्ट करेगी। बिल्कुल करेगी। ये चीज़ तो हम है कि आपके स्मॉल जो फ्रीक्वेंट मील्स होते हैं, थोड़े थोड़े मील्स हर थोड़ी थोड़ी देर के बाद, ये वाला चीज़ को बहुत ज़्यादा ज़रूरी करना है। हमने इस तरह से किया है कि दिन को छोटा कर दिया है, रातों को लंबा कर दिया है। ठीक है कि आपके कोई जो मिला खा लिया, जब मिला खा लिया, वॉक एक्सरसाइज की कोई रूटीन नहीं, या की तो 2-2 घंटा वॉक की, या तो 4 दिन की ही नहीं। अब हमने उस चीज़ से निकलना है। सही। अब हमें उस चीज़ से निकल के अपनी नॉर्मल रूटीन की तरफ जाना है, और नॉर्मल रूटीन में आपने कुछ चीज़ों को फिक्स करना है कि मैंने पर डे में 30 to 40 मिनट्स की वॉक करनी है। ठीक है, या जिम जाना है तो जिम जाना है। बीच में तो जिम्स भी क्लोज हो गई थी। वो जो फिटनेस फ्रेंडली लोग थे, उन लोगों को भी काफ़ी गैप आ गया, और उन्होंने भी बीच में वेट जो है वो पुट ऑन किए। सो मेरे ख्याल से आपकी प्रॉपर एक स्लीप साइकिल होना चाहिए कि 7-8 घंटे की आपकी नींद बहुत ज़रूरी है। 2 से 3 लीटर की वाटर इनटेक बहुत ज़रूरी है, बिकॉज इस सीजन में स्वेटिंग बहुत ज़्यादा होती है, सो आपको डिहाइड्रेशन का प्रॉब्लम होता है। पानी की इनटेक इन दिनों में बहुत ज़्यादा आपको रखनी चाहिए। अच्छा, ये भी लोग कहते हैं कि हमसे बहुत ज़्यादा पानी नहीं पिया जाता, तो उनके लिए क्या अल्टरनेट है? वेरी कॉमन क्वेश्चन जो है, वाकई ये प्रॉब्लम है लोगों के साथ में कि उनको वाटर इनटेक को वो कहते हैं कि हमें दिल नहीं चाहता, कि हमें प्यास नहीं लग रही होती, और कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनका 3-3 लीटर पे भी गुजारा नहीं होता। लेकिन माइंडसेट की बात है। अगर आपने एक चीज़ का तहैया कर लिया कि आज मैंने इतने ग्लास पानी पीना है, या आप एक हैबिट बना लें। पर्सनली व्हाट आई डू, मैं जब भी किचन जाती हूँ, मैं डिस्पेंसर से 1 ग्लास पानी ज़रूर पीती हूँ। अब मेरी हैबिट बन गई है। शुरू में मेरा भी यही होता था, मैं काम में लगी होती थी, स्टूडेंट लाइफ में स्टडीज़ में लगी हुई हूँ, या हम अपनी क्लिनिक प्रैक्टिस में होते थे, तो हमें कितने कितने घंटे तक बिल्कुल पानी पीने का ख्याल ही नहीं आता था, कभी प्यास नहीं लगती थी, कभी ध्यान ही नहीं जाता था। सो अब एक चीज़ की हैबिट बना ली है कि जब भी किचन जाएंगे तो 1 ग्लास पानी ज़रूर पीना है। सो ये चीज़ है कि किचन में कितनी दफ़ा आप जाते हैं, ठीक है, या आप अपने लाउंज में हो, या कोई ऐसी जगह पे जहाँ पर आपको डिस्पेंसर या वाटर बॉटल आप अपनी नज़र में रखें, ताकि आपको बार बार नजर आए। और 1 लीटर की अगर आप बॉटल लेते हैं, तो आप तहैया करें कि मैं दिन में 2 से 3 बॉटल ज़रूर पीऊँगा। फिर आपको गिनना नहीं पड़ेगा कि मैंने कितने ग्लास पानी पिया। हम कहते हैं कि 12 से 16 ग्लास पानी पिए, लेकिन एक बंदे को याद नहीं कि मैंने कितने ग्लास पानी पिए। इंसान के 100 झमेले हैं, 100 फिक्रें हैं। लेकिन अगर आपने उसको बॉटल वाइज कर दिया कि 4 ग्लास की एक बॉटल है, 1 लीटर की बॉटल है, अब आपको याद होगा कि मैंने दिन में कितनी बॉटल पी हैं। सो एटलीस्ट आप कोशिश करें कि 1 लीटर की 2 बॉटल तो ज़रूर पिएं। अगर आप 1 लीटर की 2 बॉटल भी पी लेते हैं, मतलब कि 8 ग्लास पी लिए, और 8 ग्लास आपने पी लिए, 250 ml इज़ मोर देन एनफ। ठीक है, सो ये चीज़ है कि आपके 250 ml का 1 ग्लास बन जाता है। सो आप 8 पे चले जाएं, तो ये आपकी इजीली आपकी जो तकरीबन 12 ग्लास है, या आपकी 8 ग्लास है, वो आपकी रिक्वायरमेंट वहाँ पर पूरी हो जाती है। बिकॉज हमारी बॉडी के आपका बॉडी का 70 to 75%, 80% तक भी वेट जो है वाटर वेट होता है। बिल्कुल, आपकी बॉडी के हर सेल को पानी चाहिए, आपके ब्रेन को पानी चाहिए, हमारी इवन के ब्लड को पानी चाहिए, हमारे एक सिस्टम को हम वाटर की जरूरत है। हम क्यों कहते हैं कि डिहाइड्रेशन हो गई, या स्वेटिंग है, डिहाइड्रेशन है, जैसे डॉक्टर साहब भी कह रहे थे कि ORS का इस्तेमाल करें। ORS क्या है? ओरल रिहाइड्रेशन। सही, ठीक है, वो आप फिर वो चीज़ आप ओरल रिहाइड्रेशन करते हैं फ्रॉम ORS। तो अगर आप पानी ही पीते रहे, तो आपको वो रिक्वायरमेंट पूरी हो जाएगी। लेकिन हम पानी नहीं पीते, और इसके क्या नुकसान हैं वो भी महरीन ने बता दिए। मजीद भी डिस्कशन के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे कि हम अपनी ज़हनी नशोनुमा को कैसे बेहतर बना सकते हैं ग़िज़ा और खुराक के जरिए। एक ब्रेक की जानिब हमें बढ़ना है, ब्रेक से वापस आते हैं, गुफ्तगू के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। जी वेलकम बैक। सेहतमंद ग़िज़ा ज़हनी नशोनुमा और जिस्मानी सेहत को बेहतर बनाने में अहम किरदार अदा करती है। अब हमें ये देखना है कि जो ग़िज़ा हम इस्तेमाल कर रहे हैं, जिस खुराक का इस्तेमाल और इंटेक हम जो है वो रख रहे हैं अपनी डेली रूटीन में, आया वो सेहतमंद है, वो हेल्दी ईटिंग है, या हमारी ईटिंग हैबिट्स को कितना चेंज होना है, किस तरह से चेंज होना है, इसके लिए क्या सोल्यूशंस हैं, क्या सजेशंस हैं, अपने तीनों मेहमानों से डिस्कस करेंगे। और ज़हनी नशोनुमा को बेहतर बनाने के लिए किन ग़िज़ाओं का इस्तेमाल करना है, पसंद नापसंद
नापसंद के फैक्टर को किस तरह से मद्देनज़र रखना है, इस पर बात करते हैं सिद्रा से। सिद्रा, जैसे कि हम अभी बात करते महरीन से कि वाटर इनटेक कुछ लोग जो है वो बढ़ा नहीं पाते, उसके लिए उन्होंने बड़ी पॉजिटिव सजेशंस दी। आपसे मैं ये जानना चाहूँगी कि जहनी नशोनुमा को बेहतर बनाने के लिए ये जो पसंद नापसंद का फैक्टर है, जो बच्चे बड़ों हमें दोनों में नज़र आता है कि मुझे ये चीज़ पसंद है तो मैं ये खा लेता हूँ, मुझे ये चीज़ पसंद नहीं है मैंने नहीं खाना, ये किस तरह से हमारी जहनी नशोनुमा को मुतासिर कर रही है? बिल्कुल ऐसे ही है हुमा, इसके अंदर जो मेजर रोल है वो माँ का अपना है, क्योंकि जब बच्चा इस दुनिया में आया भी नहीं होता तो उसका टेस्ट चीज़ों के बारे में डेवलप हो जाता है। जो चीज़ें माँ को पसंद होती हैं वही बच्चा भी पूरी ज़िंदगी खाता है। और आपने देखा होगा कि आज जो चीज़ें हमें पसंद हैं वो वही हैं जो हमारी माँ को पसंद थी, क्योंकि वो घर में ज़्यादा बनती थी और वो हमारी माँ भी हमारे सामने शौक से खाती थी। तो बच्चे इमिटेट करते हैं, उनकी जो इमिटेशन लर्निंग होती है वो बहुत अच्छी होती है। और हमारे यहाँ ये समझा जाता है कि अभी बच्चा दुनिया में नहीं आया तो इसको कुछ भी नहीं है, उसकी सारी सेंसेस वक्त के साथ साथ एक्टिवेट होती हैं। ये रिसर्चेस ये बताती है कि जब बच्चा दुनिया में आंखें खोलता है उसे पता होता है उसकी माँ की आवाज़ कौन सी है, उसके बाप की आवाज़ कौन सी है। और जो अभी बहुत सी माएँ कहती हैं जी हमारा बच्चा जो है पैदा होते ही जैसे उसने चलना शुरू किया वो मोबाइल फ़ोन की तरफ चला गया, तो वो उसने आपके पेट से ही सीखा है कि मोबाइल फ़ोन को कैसे यूज़ करते हैं, क्योंकि ड्यूरिंग प्रेगनेंसी माँ जो थी वो मोबाइल फ़ोन का ज़्यादा इस्तेमाल कर रही थी, उसकी एक्टिविटी ऐसी थी। तो जब आपने बच्चे की परवरिश जो है वो तभी शुरू हो जाती है जब गेस्टेशन की एज होती है, यानी कि 0 से स्टार्ट हो जाती है। लेकिन हमारे यहाँ ड्यूरिंग प्रेगनेंसी भी बहुत ज़्यादा स्ट्रेस का सामना करना पड़ता है। बहुत से ऐसे एक्सटर्नल स्ट्रेस होते हैं, एनवायरमेंटल स्ट्रेस होते हैं जो दिए जाते हैं कि जेंडर के मुताबिक, और बहुत सी ऐसी फ्री की एडवाइसेस होती हैं जो दी जाती हैं जिसकी वजह से माँ काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेस में होती है। तो यहाँ पे माँ का बहुत ज़्यादा रोल है। मैं जितनी भी माँ हैं उनको ये कहूँगी कि अगर आपको कोई चीज़ पसंद नहीं है तो आप बच्चे के सामने मुंह ना बनाए, क्योंकि क्या पता वो उसको पसंद हो, वो उसका टेस्ट डेवलप कर ले, लेकिन क्योंकि वो आप नहीं खा रही इसलिए वो उसको अवॉइड करेगा। और फिर घर के अंदर जो बनता है, देखिए हम लोगों की खुराक आज भी वो हम दाल सब्जी शौक से क्यों खा लेते हैं, क्योंकि हमारी माओ ने हमें खिलाई है। हम स्कूल से आते थे तो वो चीज़ें बनी होती थी और हफ्ते में एक बार ये गोश्त और ऐसी सब्जी जो दूसरी चीज़ें जिसे हम अब कहते हैं, जो हम चेक इन्स डालते हैं जी आज हम ये खा रहे हैं, ये पहले इतनी अवेलेबिलिटी नहीं थी तो हम लोग वही शौक से खाते थे। अब क्योंकि लोगों के अंदर मैं ये देख रही हूँ कि एक इन्फीरियरिटी कम्प्लेक्स बहुत आ गया है, उसको वो सुपीरियरिटी कम्प्लेक्स से शो करते हैं। खाने की तस्वीरें लगाना कि हम ये खा रहे हैं, हमने ये इस जगह से खाया है, उससे क्या होता है कि वो अपने आप को सेटिस्फाई कर रहे होते हैं कि हम ये चीज़ जो है वो खा रहे हैं। अब वो बाकी आपकी मेंटालिटी के ऊपर क्या असर रखती है कि वो बाकी लोग जो अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, जिनका दिल कर रहा होता है, फिर वो भी उनको भी क्रेविंग होने लग जाती है कि भाई हम ये खाएं और हम भी इस चीज़ को एंजॉय करके खाएं। और इसमें बच्चे बहुत ज़्यादा आजकल देखा जा रहा है कि परेशान करें अपने वालिदैन को कि हमने पूरा दिन कुछ नहीं खाना है तो हमने जंक फूड ही खाना है। बिल्कुल। और वहाँ मैंने ये भी देखा है कि बहुत से स्कूल ऐसे हैं जहाँ पे लंच के जो हैं वो कंपटीशन होते हैं कि जी कौन सी माँ क्या लंच बना के दे रही है। टीचर्स बाकायदा चेक करती हैं कि आपकी माँ ने आपको क्या लंच बना के दिया है, और उसमें भी वो जो हेल्दी जो डाइट है उसको फोकस नहीं करते। वो ये देखते हैं कि बच्चे का जो लंच है वो अगर अचार पराठा है तो वो आउटडेटेड है, वो नहीं लेके आना चाहिए क्योंकि वो अच्छा इम्पैक्ट नहीं जा रहा। उसके पास नगेट्स ही होने चाहिए, उसके पास चिप्स ही होनी चाहिए, उसके पास ऐसी ही चीज़ें होनी चाहिए। तो देखें, ये कंपटीशन में मत पड़ें। आपका बच्चा जो है वो आपकी एक प्रोडक्ट है और उसके ऊपर जितना आप इनपुट डालेंगे वो कल को आपको आउटपुट मिलेगा। सही। तो हमेशा मैंने काफ़ी अर्सा ओल्ड होम में भी काम किया, मैंने देखा कि जितने लोग भी ओल्ड होम में आए, मैं किसी को कसूरवार नहीं ठहरा रही हूँ, लेकिन जो वक्त आप अपने बच्चों को देते हैं, जो क्वालिटी टाइम आप देते हैं, कल को बच्चे वो आपको रिटर्न करते हैं। सही। लेकिन अगर आप उनकी तरबियत पे, उनकी तालीम पे, हमारे यहाँ तालीम को भी पैसे से जोड़ दिया गया है, स्टेटस से जोड़ दिया गया है। देखिए, जो तरबियत माँ कर सकती है वो टीचर नहीं कर सकती। बिल्कुल ऐसे। जो तरबियत उसके घर वाले कर सकते हैं वो कोई सोसाइटी वाले नहीं कर सकते। ये माँ की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तभी हमारे मज़हब ने भी कहा है कि गौर से और गोद से, ये वो जो टाइम स्पैन है उसके अंदर जो माँ की तरबियत है वो आप मरते दम तक भी नहीं भूलते। बिल्कुल ऐसे ही। तो माँओं का बहुत बड़ा रोल है, खाने पीने से लेके बच्चों के मूड तक। मैं बच्चों को देख रही होती हूँ कि वो ज़मीन पे लेट रहे होते हैं और माएँ जो है उनके पीछे पीछे होती हैं, चम्मच लेके उनके पीछे हैं, जी खाना खा लो, मेरा बेटा तो खाना नहीं खाता, मोबाइल दोगे तो ही खाना खाएगा, टेलीविजन ऑन होगा तो ही खाना खा सकेगा। ये बहुत से ऐसे बच्चों के बिहेवियर हैं जो हम उनको स्ट्रेंथन कर रहे हैं। और आपको पता है कि सिर्फ एक खाना ना खाना, ये बच्चे के अंदर जिद,
बच्चे के अंदर इगोइस्टिक रवैये, उनके बिहेवियर। एक रिसर्च की गई थी, जितनी भी माएँ हैं वो सुन के हैरान होगी कि बच्चे के टाइम पे पैम्पर ना चेंज करने की वजह से बच्चों की पूरी पर्सनैलिटी इनसिक्योरिटी का शिकार हो जाती है। देखें, ये बड़ा ही माइनर सा फैक्टर है कि हम कहते हैं बच्चा रो रहा है तो रोने दो, पैम्पर की बचत कर लेंगे, फलाने की बचत कर लेंगे, या भी हम ये काम करें, फ्री होके देख लेंगे बच्चा रो रहा है। ये रिसर्च की गई कि 2 बच्चों की माएँ ली गई, एक माँ जो थी वो बच्चे के रोने पे फ़ौरन से रिएक्ट करती थी और दूसरी जो थी उसको इग्नोर कर देती थी। जिस बच्चे को इग्नोर किया जाता था उसने हेल्पलेसनेस सीख ली थी, उसने ये सीख लिया था कि मैं जब भी ज़िंदगी में रोऊंगा मेरी मदद के लिए कोई नहीं आएगा, और उसने बाज़ जगहों पे खुद से एफर्ट करना शुरू कर दी। और जो दूसरा था वो डिपेंडेंट हो गया, वो माँ के ऊपर डिपेंडेंट हो गया, और फिर इसी तरीके से उस बच्चे ने इनसिक्योरिटी भी सीख ली कि मैं इनसिक्योर फील करना शुरू। छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, छोटी छोटी बातें होती हैं, लेकिन ये बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट रखती हैं। एज अ साइकोलॉजिस्ट आपको ये बताते चलें। और बच्चा जो है जब वो बड़ा हो जाता है तो आप कहते हैं जी अब हम इसको मार नहीं सकते, अब हम इसको ये नहीं कह सकते। आपने कभी अगर आपको चाइना जाने का इत्तेफाक हो तो आप वहाँ पे एक चीज़ देखेंगे कि अगर दरख्त छोटा सा भी है तो उन्होंने पहले ही उसको बाउंड्री दे दी है कि ये सीधा ही जाएगा ऊपर। तो जब आपने उसको अब वहाँ पे चाइना में जितने भी दरख्त हैं वो सारे बाउंड्री में बिल्कुल सीधे हैं। वहाँ पे दरख्त भी अपनी मर्जी से अपने शाखें नहीं निकाल सकता। हमारे पाकिस्तान में क्या है कि हम बचपन में कहते हैं बच्चा है, करने दो, हो जाएगा, बड़ा होकर खुद ही समझदार हो जाएगा, बड़ा होकर खुद ही समझदार हो जाएगा। और बड़ा होकर जब वो पर पुर्जे निकालता है तो फिर आप उसकी बुनियादों को काट के उसे ठीक नहीं कर सकते हैं। तो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और ये हम सबकी कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि अगर आप बच्चे के अंदर कोई चीज़ बुरी देखें तो आप फ़ौरन से उसको उस चीज़ से मना करें कि ये नहीं करो। लेकिन हम लोग कहते हैं बड़े डिसऑर्डर से बचा सकते हैं। और अपने बच्चे के अंदर अगर कोई भी ऐसा रवैया देखें, वो नेल बाइटिंग करता है, वो बेड वेटिंग करता है, अगर वो दूसरे बच्चे को नुकसान पहुंचाता है, वो थंब सकिंग करता है, तो आप उसको ज़रूर साइकोलॉजिस्ट के पास लेके जाएं। ये कोई बुरी बात नहीं है। जो हमारे साइकोलॉजी कहती है कि पहले 10 साल में बच्चे की पर्सनैलिटी बन जाती है, उसके बाद आप उसकी पर्सनैलिटी को सिर्फ पॉलिश कर सकते हैं, आप उसको बना नहीं सकते। तो इसलिए बेहतर है कि हम शुरू से इनिशियल स्टेज पे ही बच्चे की नशोनुमा, उसकी डायरेक्शन ऐसी रखें कि बाद में उसे हम किसी बड़े डिसऑर्डर से बचा सकें। डॉक्टर हनीला, बच्चों के हवाले से चूँकि बात हो रही है, बड़ों के हवाले से बात हो रही है, पसंद नापसंद के फैक्टर को हमने शामिल किया बीच में कि ग़िज़ा का इस्तेमाल जब हम करें तो हमें जो पसंद है हम वही खाएंगे तो इससे कोई नुकसान नहीं होगा, ये भी कॉन्सेप्ट है। अच्छा, अगर बीमार हुए तो देखा जाएगा कि छोड़ना या नहीं, लेकिन अगर डॉक्टर सजेस्ट करता है कि नरम ग़िज़ा खाएँ, ये ग़िज़ा इस्तेमाल ना करें, ऑयली चीज़ें ना खाएँ, फिर हम क्यों उसकी बात नहीं फॉलो करते? और हमारा जो दिल चाह रहा होता है वहाँ पे भी हमें पता होता है कि नुकसानदेह है हमारे लिए, फिर भी उसके इंटेक को बढ़ाते हैं, तो ये भी तो हमारी सेहत का नुकसान है। ये बेसिकली हमारे अपने टेम्परामेंट की बात है सारी ना। कुछ लोग होते हैं जिनको आपको पता होता है कि आप ये चीज़ जो है ना खाएंगे तो आप ठीक हो जाएंगे, लेकिन वो एक डॉक्टर आपको एडवाइस करते हैं तो आप कहते नहीं अब इन्होंने कह दिया है ना तो अब तो मैं ज़रूर खाऊंगा। और कुछ लोग होते हैं कहते हैं अच्छा देखा जाएगा, उसने कह दिया कोई बात नहीं, वो तो डॉक्टर हैं तो ऐसे उन्होंने तो हर किसी को यही कहना है, उनका तो काम ही है। तो ये आपके अपने टेम्परामेंट की बात है। देयर आर थिंग्स जो आप खाने से, और ये जिस तरह मैं कह रही हूँ कि अब ड्राई आगे वेदर आएगा, अब यखनी पी के, ये चीज़ें आप इनको कंट्रोल कर सकते हैं। आपको पता है कि आपको खांसी आ रही है, आपको पता है कि आपको हल्का जुकाम हो रहा है, तो इधर अभी से ही जो है ना वो आप प्रिवेंशन कर सकते हैं, आगे एग्रेवेट जो है कंडीशंस होने से बचा सकते हैं। लेकिन आप अगर नहीं, आप केयरफुल नहीं होंगे तो यू विल हैव टू सफ़र द कॉन्सिक्वेंसेस। दिस इज़ बेसिकली हमारा टेम्परामेंट। एक योर न्यूट्रिशन, जब हमारा क्लाइमेट चेंज होगा, योर क्लोथिंग, ठीक है ना। अगर आपको बहुत शौक है कि अब आपके कपड़े ख़राब हो रहे हैं, आपका एक स्वैग इफेक्ट हो रहा है, तो फिर आपको जब खांसी और ज़ुकाम होगा तो वो भी जो है वो यू विल हैव टू सफ़र। तो आप जो है ना वेदर के लिहाज से अप्रोप्रिएटली आप कपड़े पहने, या फिर अपनी डाइट का ख्याल रखें। जिस तरह हम बात करें कि आपके न्यूट्रिशन आपकी इम्यूनिटी बिल्ड करने में बहुत हेल्प करती है। प्रेग्नेंट फीमेल्स की हम बात करते हैं तो प्रेग्नेंट मदर्स हैं, उनकी अपनी डाइट इंपॉर्टेंट है उनके अपने लिए। सेकेंडली जो बच्चा है उनके पेट में, उसकी हेल्थ के लिए। जो मदर्स लेस आयरन, उनकी डाइट में आयरन कम होता है, उनके बच्चों का IQ लो होता है। जो अनीमिक मदर्स होते हैं तो उनकी जो है प्रेगनेंसी भी कॉम्प्लिकेटेड, उनकी जो लेबर है वो भी कॉम्प्लिकेटेड होती है, ठीक है ना। ब्लड लॉसेस के चांसेस ज़्यादा होते हैं। उसके बाद जो है हाई रिस्क प्रेगनेंसी जिसको हम कहते हैं, फिर आगे बच्चों के अंदर IQ है अफेक्ट हो रहा है। जिन लोगों की फोलिक एसिड डेफिशिएंसी होती है, हमने देखा है कि न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट्स, बच्चों के अंदर डिफेक्ट्स और कॉम्प्लिकेशंस आने लग जाती हैं, ठीक है ना। एक पहले ही हम लोगों ने हमें पता है कि हमारे यहाँ मैल न्यूट्रिशन बहुत ज़्यादा है। हम मैल न्यूट्रिशन में बहुत आपकी अंडर न्यूट्रिशन, ओवर न्यूट्रिशन आ रही है। हम लोगों ने प्रोसेस चीज़ों का एक कंपटीशन में रहने के लिए, लोगों को बताने के लिए भाई हम भी अफोर्ड कर सकते हैं, एक स्टेटस सिंबल बताने के लिए हम लोगों ने ये प्रोसेस चीज़ों
चीज़ों का इस्तेमाल शुरू कर दिया, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, आप ओबीज हो रहे हैं, आपके अंदर डायबिटीज़ और हाइपरटेंशन जैसी कॉम्प्लिकेशंस आ रही हैं और आपकी बॉडी के अंदर कुछ भी नहीं जा रहा। बिल्कुल। तो आपकी हड्डियाँ जो है वो खाली हो रही हैं, बिल्कुल आपके अंदर कैल्शियम विटामिन डी डेफिशिएंसीज आ रही हैं। आज हमारी एशिया की 90% खवातीन जो हैं दे आर डेफिशिएंट इन कैल्शियम एंड विटामिन डी। अब हम क्या करते हैं कि आपके आगे जाके आपके फ्रैक्चर्स ईजी हो जाते हैं, ठीक है ना, आप चलने फिरने से रह जाते हैं, मसल जॉइंट पेन्स हैं, और फिर वो एक बना देना औरतों के साथ एक स्टिग्मा अटैच कर देना कि औरत है, इसका तो काम ही है कि जी कंप्लेन करना। कि हॉस्पिटल जाती हैं खवातीन तो कहते हैं कि इनको आप सीरियस ना लें, कि नहीं ये तो खवातीन नहीं तो ड्रामे लगा रही है, ये तो सारा वक्त इनका काम ही है। आप एक रूट कॉज तक नहीं पहुंच रहे, आप उनकी डाइट नहीं पूछ रहे, ठीक है, आप उनके मेंटल इश्यूज नहीं पूछ रहे हैं। अगर कोई औरत अपने बीमार बच्चे को लेके जा रही है तो मतलब आपको नहीं लगता कि आपको उसकी मदर से भी क्वेश्चन करते हैं, हाउ हैव यू बीन स्लीपिंग या हाउ हैव यू बीन कोपिंग अप। These are the things that we have to learn up वेस्ट से। हम और तो चीज़ें कपड़े पहनना और वेस्टर्नाइजेशन और उनकी जैसी मूवीज़ एंड एवरीथिंग वो सबको तो हम सीख रहे हैं, लेकिन जो उनके हेल्थ केयर सिस्टम से उनको हम अडाप्ट नहीं कर रहे हैं ना। ये मतलब दीज आर वेरी इजी थिंग्स जो मतलब आप कहने से भी आपको समझ आ रही है कि एक बच्चा बीमार है, आपको पता है कि सारी रात वो रोता रहा होगा, माँ भी नहीं सो सकी होगी, बाप भी नहीं सो सका होगा, ठीक है ना। तो कि आपको नहीं लगता कि मदर को भी जो है हेल्प या सपोर्ट की ज़रूरत है कि आप हम इसको रखते हैं अंडर सुपरविजन, यू कैन यू नो जस्ट स्लीप फॉर सम व्हाइल। तो ये चीज़ें ऐसी ही हैं। फिर जैसे अब बच्चा जो है वो पैदा हुआ है वो अंडर नरिश्ड है, तो मैल नरिश्ड बच्चों के अंदर भी इन्फेक्शियस डिजीज़ का इंसिडेंस ज़्यादा होता है, ठीक है। अंडर न्यूट्रिशन जो है उसकी वजह से डेथ्स बच्चों की होती हैं। फिर उनके अंदर डायरिया जैसी कॉम्प्लिकेशन खुदा न खास्ता हो जाए तो वो डेथ्स, मैंने आपको बताया कि डायरिया जो है अंडर 5 या अंडर 15 बच्चों के अंदर इट इज़ द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ डेथ्स। फिर वो बच्चे जो एक पहले ही बचपन से ही बीमार हैं, कमज़ोर हैं, तो उनके साथ हाई बेचारा है तो बीमार था, ऐसे उनके साथ स्टिग्मा अटैच हो जाता है, आईक्यू उनका अफेक्टेड, तो इंटेलेक्चुअली उनकी इनएबिलिटीज़ हैं, स्कूल में भी अच्छा परफॉर्म नहीं करेंगे, तो फिर वो आगे सोसाइटी का एक अच्छा इंडिविजुअल नहीं बन सकेंगे। तो आप ये देखें कि एक ऐसी चीज़, डाइट जैसी आपकी जो चीज़ है जो ईजिली आपके पास फ्रूट्स और वेजिटेबल्स और इसकी हेल्दी डाइट आपके पास कम पैसों में अवेलेबल है, सिर्फ उसकी कमी की वजह से आप अपनी आइंदा की जो नस्लें हैं आप उनको ख़राब कर रहे हैं। बिल्कुल। तो दीज आर द थिंग्स जो हमें एजुकेशन के थ्रू लोगों को, मतलब मेडिकेशन इज़ नॉट द आंसर। हाँ, एक चीज़ उस स्टेज तक पहुंच गई है जो एक डिजीज़ हो गई है, डायग्नोज हो गई, तो इसके ट्रीटमेंट के लिए यस यू रिक्वायर द ड्रग्स, लेकिन हमारे पास ऐसे हमारे पास पेशेंट्स आते हैं जो बच्चे कहते हैं कि ऐसे पेरेंट्स आते हैं जो हमें कहते हैं कि जी हमारा बच्चा अच्छा परफॉर्म नहीं करता, आप हमें कोई अच्छे मल्टीविटामिन्स लिख दें। तो आप बच्चों को दूध पिलाएं, आप उनको गोश्त खिलाएं, आप उनको बिल्कुल अच्छी ग़िज़ा का इस्तेमाल करें। बहुत अच्छी सजेशन है आपकी जानिब से डॉक्टर अनीला। मैसेज क्या देना चाहेंगी हमारे व्यूअर्स को? मैं मैसेज यही दूंगी कि प्लीज़ आप बच्चों के अंदर बचपन से आदत डालें हेल्दी खाने की, ठीक है ना। ये ऑल्टरनेटिव्स ना दें प्रोसेस्ड खानों के, और मतलब अनफॉर्चुनेटली बीइंग इन द वर्किंग क्लास हम लोग ये शॉर्टकट्स ढूंढते हैं, लेकिन कितनी देर लगती है एक बच्चे को जो है ना घर में एक सैंडविच बना के देने में, या घर में एक फ्रूट या वेजिटेबल आप उसको घर में आदत डाली होगी तो वो स्कूल में लंच भी ले जाएगा, और जब वो खाता है वो कॉन्फिडेंट, एक चीज़ उसको पसंद है, फ्रूट्स उसको पसंद है, उसकी पसंद का फ्रूट या वेजिटेबल आप उसको दे देंगी लंच में तो वो क्यों नहीं खाएगा, एंड ही विल बी हैप्पी कि जी मैं हेल्दी खा रहा हूँ। तो आप उनको एक हेल्दी और जंक फूड का कॉन्सेप्ट बच्चों का जरूर बिल्कुल ये देना बहुत ज़रूरी है। सिद्रा, आपका क्या पैगाम है हमारे व्यूअर्स के लिए? हमारे पाकिस्तान में लोग फ्रूट को दवाई समझ के खाते हैं और दवाई को फ्रूट समझ के खाते हैं। अगर हम इस चीज़ में क्लैरिटी ले आएँ तो शायद हमारी बहुत सी रवैये और हमारा मूड जो है वो काफ़ी फ्रेश हो जाए, और अपने मूड को कभी भी अपने ऊपर सवार ना होने दें, क्योंकि वो वक्ती है, वो मूड तो आपका ठीक हो जाएगा लेकिन आपके रिश्तों को जो नुकसान पहुंचा है वो वापस नहीं हो सकता। बिल्कुल नहीं वापस हो सकता। महरीन, आप क्या सजेस्ट करना चाहेंगे एक एसेंशियल जो कि इस वक्त डाइट में रखना हर किसी के लिए ज़रूरी है, वो भी बता दीजिए और साथ ही मैसेज भी दे दीजिए। हुमा, इतनी मतलब इस हवाले से मैसेज इतने अच्छे मेरे फेलो गेस्ट ने दिए, मैं इसी को सेकंड करना चाहूँगी। खुराक इंसान की ज़रूरत है, हम खुराक के बगैर रह नहीं सकते, नहीं खुराक लेंगे तो काम नहीं होगा, भूख लगेगी, यकीनन आपको जब भूख लगती है आप खाना तो खाते हैं। मैं यही मैसेज देना चाहूँगी कि आप अनहेल्दी खाना बंद कर दें, खुद भी और अपने बच्चों को भी। जब आप अनहेल्दी खाना बंद करेंगे, जैसे पास्ता हो गया, मैक्रोनीज हो गई, जितना भी बेकरी आइटम्स हो गए, जंक फूड हो गए, बर्गर्स, शवरमा, पराठे, ये सारी चीज़ें जो अनहेल्दी हैं, जब आप ये खाना बंद कर देंगे, अब हर किसी को पता है कि हेल्दी क्या और अनहेल्दी क्या। जब अनहेल्दी खाना बंद कर देंगे तो लाजमी जब भूख लगेगी तो हेल्दी ही खाएंगे ना, आपके पास और कोई ऑप्शन ही नहीं बच जाएगा कि अब हम क्या लें। जब अनहेल्दी नहीं खाना तो ऑटोमेटिकली
फ्रूट्स भी खाएंगे, सैलड्स भी खाएंगे, आप प्रोटीन्स भी लेंगे, आप उबला अंडा भी आप इस्तेमाल करेंगे, आप दूध वाली आप हेल्दी ईटिंग की तरफ आपको मजबूरन जाना पड़ेगा। सो फर्स्ट ऑफ ऑल ये ज़रूरी है कि आप अनहेल्दी चीज़ों को फुली बैन कर दें। यही आज का पैगाम है। तमाम मेहमानों का शुक्रिया अदा करना चाहेंगे जिनसे बहुत कुछ सीखने का मौका मिला। उम्मीद करते हैं कि आपको भी हमारा आज का प्रोग्राम पसंद आएगा। जितनी भी सजेशन सामने आई उसके हवाले से अपने फीडबैक में आगाह कीजिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। आपसे चाहेंगे इजाज़त, अल्लाह ने के बाद।